मन जीते प्यारी लागे तू छोरी घनी हसीन से, जीते प्यारी लागे तू छोरी घनी हसीन से। फिर वो घर पे चली गई अपने। उसके जाने के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उल्टा बीमार हो गया। गुरुजी क्या करवा रहे हो आप? गा दो ना, ये नाश करेगा गाने का। उस वक्त क्या फील आ रहा था जब लोग आपके खिलाफ हो गए थे? जिस पे 100 से भी ऊपर यकीन था कि 100% ये तो बंदा कहीं जा ही नहीं सकता, उन लोगों ने फ़ोन काट दिया। मोटो गाना है, हाय रे मेरी मोटो। हाय रे मेरी मोटो, हाँ। ये अजय हुड्डा भाई ने ये 3 जगह बनवाया। टाइम ख़राब करना था, मेरे परिवार में फूट डालनी थी, टीआर के गाने भी हिट है, और ये देख इसका पागल बना के जाएगी कि सर मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो कई बार ना वो गाली दे देते थे, उनकी आदत है ऐसे करनी। हाँ बिल्कुल। यार मजा तो आ रहा है। एक होता है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि यार सामने से क्या रिप्लाई आएगा। इतनी खूबसूरत आवाज़ हमारे स्टूडियो में आई। खुद भी खूबसूरत है। हाँ तो सभी खूबसूरत है। सिर्फ अगर आर्टिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाए ना, मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल मना कर देता, बोले कि ये ऑडियो कर देंगे, आपको दे देंगे, आप करवा लो, रिलीज जा कराना। क्यों भाई, मुझे ऑडियो बनानी नहीं आती, तुम्हें खुद मैंने सिखाया, तुम क्या ऑडियो बना के दोगे? उन्होंने काफ़ी मेहनत करके फैमिली को भी एंटी कर ही दिया था। अच्छा, मतलब उल्टा भड़काया उनको। हाँ, कहाँ ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और कहाँ मैं रेंट पे एक कमरे में गद्दा नीचे डाल के 1 हफ्ता वहाँ पे सोया था। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, म्यूजिक कंपनियां हैं जो जितने लेबल्स है, उन्होंने किसी ने भी ढंग से है ना डिजिटल पे या कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया। पछतावा है उस बात का, हर रोज होता है, और नहीं टोकना चाहिए था मुझे। वो पूत कमाऊ फिर बोड़ के लावेगा के ना, मेरे दो बलिदा की जोड़ी बिछड़गी मिलावेगा के ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट, जहां पर हम करते हैं दिल खोल कर बातें। जैसा कि आप देखते आए हैं कि हमारे शो में हर तरह के लोग हमारे मेहमान बनते हैं। आप उनसे रूबरू होते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज के शो में जो हमारे मेहमान बने हैं वो हरियाणा के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हरियाणा को बहुत सारे हिट सॉन्ग्स दिए हैं। मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं। उनकी धुनों पर आप हमेशा थिरकते आए हैं। तो आइए आपसे रूबरू करवाते हैं हरियाणा की बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट टीआर पांचाल से। नमस्ते सभी को, मैं हूं तरुण पांचाल और टीआर म्यूजिक नाम से मेरा स्टूडियो। और आप मुझे हमेशा से ही टीआर म्यूजिक नाम से जानते हैं। लोग ज़्यादातर मुझे टीआर बोलते हैं, मेरा असली नाम तरुण पांचाल है। और ज़्यादातर मेरे सभी जो दोस्त हैं जिनको भी मेरा नाम पता है तरुण पांचाल, वो भी मुझे टीआर भाई करके ही बोलते हैं। ये तो शॉर्ट नेम का थोड़ा सा ट्रेंड चलता है नहीं? मतलब हमारा उस टाइम ऐसा शॉर्ट नेम रखने का था नहीं कुछ। एक भिवानी से एस्ट्रोलॉजर थे, और वो एक लंबी कहानी है, मैं उसके बारे में भी शायद थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो जब मनोज जी से मैं पहली बार मिला था, मतलब किसी और के पास थे वो, और वहाँ उन्होंने ऐसा वो अपना कुछ एस्ट्रोलॉजी का देख रहे थे। तो मैंने उनको बोला सर मेरा बताओ कुछ, वैसे तो पैसे लेते हैं पर मैं बच्चा था उस टाइम, बहुत छोटा था। बोले क्या करोगे आगे जाके? मैं सर म्यूज़िक करूँगा, और मैं अभी तक म्यूज़िक में था। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा नाम तरुण तो भाई नहीं चलेगा। मैं कहा जी तरुण नहीं चलेगा? तो उन्होंने कहा कि माँ सर आप बताओ। बोले देखो तुम्हारे नाम में ना 2 ही अक्षर ठीक बनते हैं, TARUN में TR। तो TR तो कुछ नाम नहीं हुआ। तो उस टाइम ऐसा बचपना सा था, हमने सोचा कि चलो टीआर म्यूजिक करके देखते हैं। सच में अगर मेरे नाम का शॉर्टकट तरुण पांचाल का बनाए तो TP बनता है। तो वहाँ से TR नाम ये आया था। तब हमने TR म्यूजिक से स्टूडियो अपना स्टार्ट किया था। चलिए, वैसे अगर टीआरपी करें तो हर किसी को चाहिए आज के टाइम में टीआरपी। हाँ TRP सबको चाहिए, मेरा ओरिजिनल नाम ही TRP है। चलिए तरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक हमारे यू शो सर। में। और इतने टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे जी बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरकार आज संभव हो पाया। हाँ आज इस बारिश के खूबसूरत मौसम में मिलना क्या था। बात है, सावन का महीना चल रहा है। जी बिल्कुल। भगवान शिव की कृपा बनी जय हुई शिव है। शंकर जय ठीक है, शिव। शायद शिव जी की यही इच्छा थी कि जी भाई बिल्कुल। सावन के महीने में पॉडकास्ट करना। जी बिल्कुल, हम तो पूरे रास्ते बम भोले सुनते आ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपका जो बचपन का समय रहा है, जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और चाइल्डहुड कैसा था आपका। जन्म मेरा यूपी में हुआ था, बड़ौद के पास एक गांव है मलकपुर। और बचपन में मतलब घर में मेरे कोई म्यूजिशियन नहीं है, ना मतलब पापा की फैमिली में ना मम्मी के उधर। तो
मेरे को क्या था कि जब मैं बिल्कुल छोटा था तो मेरे को 1 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। ओके। तो सब बच्चे इधर उधर घूमते थे और मेरी मम्मी को गाने सुनने का शौक था। तो तब से ही मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे ज़्यादातर ना म्यूज़िक के नज़दीक रखती थी। मेरी मम्मी को भी गाने सुनने का बहुत शौक था। और रेडियो उस टाइम था, तो हाँ। रेडियो पे मतलब खूब सारे गाने सुनते 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 तो मतलब और बच्चे तो क्या होता था इधर उधर भाग के खेल रहे हैं ऐसे वैसे सबका चलता रहता था। हम्म। तो मेरा ज़्यादा टाइम जो है मतलब संगीत को सुन के ही निकला है। और तब मैं मतलब पता नहीं कैसे मैं इतना हार्टली कनेक्ट हो गया कि मुझे पता भी नहीं था कि फ्यूचर में जाके मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करूँगा। और बचपन में भी जब मैं गाने सुनता था तो मतलब मैं उसको म्यूज़िकली ज़्यादा सुनता था, एज ए लिरिकल नहीं। तो गाने की धुन ज़्यादा याद होती थी मुझे बचपन से ही। फिर उसके बाद इतना बचपन ज़्यादा मतलब बैकअप ऐसे नहीं नहीं रहा था, क्योंकि पापा एक सिंपल अपना फैमिली से थे। और इतना मतलब वैसा नहीं था कि भाई बहुत पैसे हैं हम आगे जाके म्यूज़िक सीख लेंगे। हम्म। और हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं जिनका बैकअप बैकग्राउंड मतलब काफ़ी रिच रहा हो। हाँ, ये चीज मैंने देखी है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं हाँ, वो बहुत डाउन से उठे हैं। कई बार तो जो दर्शक देख रहे हैं लोग देख रहे हैं उनको ये लगता होगा भाई ये क्या ये सारे गरीब थे क्या। लेकिन ये सच्चाई है कि अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में देखो ये पूरी इंडस्ट्री ने ना बहुत बहुत मुश्किल से ग्रो किया है। बिल्कुल जिनके बिल्कुल। पास पैसे थे वो तो दिल्ली बॉम्बे वो निकल गए थे लोग। हम्म। आज के टाइम पे जाके वो चीज़ है बहुत टाइम लगा है। और शायद वो उन्हीं लोगों की वजह से ये धीरे धीरे ग्रो हुआ है बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल ज़मीन से ही मेहनत की है। मेरे ख्याल से सब लोगों की मिली जुली मेहनत है जी बिल्कुल बिल्कुल कि धीरे बिल्कुल। धीरे एक एक स्टेप करके, क्योंकि जब पुराने गाने देखते हैं ना हाँ जी तो हम देखते हैं कि एक जो मेन लीड खड़ा है उसके पीछे चार लड़के लड़कियां हाँ खड़े हैं, जी वो हाँ सेम जी स्टेप किए जा रहे जी हैं। जी 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 है ना? बिल्कुल। वो आज के टाइम अगर देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगते हैं वो गाने। और वो अजीब से लगने वाले गाने जब हम बचपन में देखते थे ना तो आज तो हमें पता है कि भाई ये बहुत कम में शूट हो जाता है और बहुत ऐसा नॉर्मल था कि दिन में हम आज के टाइम पे चाहे वो पूरी एल्बम बना लो। लेकिन जब हमने बचपन में वही हरियाणवी गाने देखे थे ना हमारा एम होता था कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे कैसे मिले इन लोगों से। हम्म। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। आज के टाइम पे तो जिसका मन करे कोई भी किसी को इंस्टाग्राम पे चाहे कोई सलमान खान को मैसेज भेज दो वो उसकी किस्मत बहुत है रीच बहुत इजी कि हो गई है। देख ले। हाँ। अगर कोई किसी का मैसेज या कमेंट देख ले तो उस टाइम तो जब से हम मेहनत कर रहे हैं, हालांकि मैं उसके उस दौर के लास्ट में आया था पर मैंने भी उस दौर को जिया है कि जब इंटरनेट वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब दूरदर्शन का समय होता था, हाँ जी हीरो सिर्फ दो ही जगह दिखाई देते थे, वो दूरदर्शन पे। जी क्योंकि थिएटर में कभी जाके बहुत लेट देखा था फर्स्ट टाइम। हाँ जी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। तो वो सिर्फ या तो न्यूज़पेपर में दिखाई देते थे या फिर टीवी पे दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। आज के टाइम पे तो कोई भी किसी को मैसेज करके और अपने प्रोजेक्ट भेज सकता है, सर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उस टाइम तक तो प्रोजेक्ट भेजते भेजते और मतलब बंदा पहले ही उसको बहुत सारे उसको वो बोलते हैं ना कई बार ये कहते हैं कि एक बंदा कट गया। हम्म। उसका कटने का मतलब यही होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते थे कि भाई आजा मैं उससे मिलवा दूंगा उससे मिलवा राइट राइट। दूंगा इतना पैसा लगेगा इतना। मेन बंदे तक तो बंदा कभी पहुंचेगा पहुंच ही ही नहीं। नहीं पाया। तो आपने बताया कि जैसे बचपन में आप सॉन्ग सुनते थे, जी मदर सुनती थी, मदर क्या करती थी वैसे? मतलब हाउस वाइफ थी। होम मिनिस्टर थी मतलब। हाँ, उनका मतलब ऐसे म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, बस उनको वैसे गाने का और शौकिया तौर सुनने पे का शौक सुनते है। थे। हाँ, तो कौन से ऐसे गाने थे जो आपने बचपन में सुने होंगे? किशोर जी के, मोहम्मद रफ़ी जी के। और मेरी मम्मी और मैं मिलके दोनों मतलब एक साथ में ही गाते थे। और ऐसे चलते 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 वो मम्मी को पता भी नहीं था कि कभी जाके इतनी जिद करेगा। अब मैं फिफ्थ में पढ़ता था तब मैंने मम्मी से जिद कर ली थी कि मुझे गिटार चाहिए। अच्छा। अच्छा, मम्मी मेरी ऐसी है कि वो मेरी ना हाँ में हाँ रखती है। वो शायद इस वजह से लगा लो कि मतलब मम्मी ने मुझे बहुत बाकी बच्चों से अलग थोड़ा प्यार प्रेम से ज़्यादा रखा है, क्योंकि सब ज़्यादा इधर उधर घूमते थे, ज़्यादा मेरा ख्याल मम्मी को ही रखना पड़ता था। तो वो गिटार जब मैंने मांगा ना वो गिटार मांगते मांगते ना, हालांकि उनकी इच्छा होती है कि जो भी मैं मांगू वो मेरे को दिला दे। दें बिल्कुल। लेकिन वो गिटार और मेरी पहली हारमोनियम मुझे मिलते मिलते 3 साल लग गए थे। क्या एज ग्रुप था उस टाइम पे, कितनी एज रही होगी? मैं फिफ्थ क्लास में था। एज इतना परफेक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी ना जो पढ़ाई है
वो आगे पीछे रही है बाकी और बच्चों से, क्योंकि बीच बीच में मेरा इलाज चलता रहता था। ओके। हाँ, तो उस वजह से सारा मिसमैच ही रहता। कई बार तो मैं सिर्फ ये था एग्ज़ाम्स के टाइम ही स्कूल गया, अच्छा। बाकी टाइम गया नहीं। लेकिन मैंने बचपन में रियाज बहुत ज़्यादा किया है, मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट पे। जो क्लासेस होती है प्रोफेशनली हम क्लासेस ले सकते हैं, उतने पैसे नहीं होते थे। जो भी मतलब किया है ना, लगभग एक मैंने बेसिक गिटार सीखा था बस। उसके बाद जो हारमोनियम है या म्यूजिक प्रोडक्शन है, ये सब तपस्या से आया है। बिल्कुल मतलब आपने खुद ने ही रियाज कर करके सीखा? बिल्कुल सर, बिल्कुल तपस्या करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप सीखने के लिए किसी के पास गए हो या किसी को अपना गुरु बनाया हो, कभी ऐसा? मैं मेरे पंकज नामदेव जी को गुरु मानता हूँ, लेकिन उन वो शामली यूपी में रहते हैं। उनके पास भी मैं लगभग ये 4 या 5 बार ही जा पाया हूँ, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था। ऐसा कोई दूसरा बड़ा भाई नहीं था मेरा कि मुझे कोई लेके जाए वहाँ पे। तो 4-5 बार मैंने वहाँ पे जाके देखा। बस में आना जाना, किसी को रास्ते में बोलना कि मुझे बस में चढ़ा दो, उतरवा दो, तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल भरा था और मैं फिर सीख नहीं पाया। लेकिन गुरुजी ने अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखा है। और मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, पंकज नामदेव जी। शायद उनके सोच लेने से ही मुझे, वो कहते हैं ना, एक वो ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी फैला देते हैं कि उनके दूर रहने से भी मुझे बहुत कुछ आया है। एकलव्य की तरह आपने तपस्या की, एक तरीके से देखा जाए तो। बस कह सकते हैं एक तरीके से। चलिए थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ पर आते हैं। आप वैसे बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं, आपको माता का आशीर्वाद मिला, म्यूजिक में आप आए, सिंगिंग में आप आए, आपको इतनी अच्छी वाइफ भी मिली, जी राइट, वो टैलेंटेड भी हैं, बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल टैलेंटेड भी हैं, है। बिल्कुल। ठीक है। तो वो किस्सा थोड़ा सा बताइए कि पहली बार मुलाकात कैसे हुई, लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी, क्या हुआ था? हम जब पहली बार मिले, रिकॉर्डिंग पर मिले थे। आप ही के स्टूडियो में? हाँ, मेरे स्टूडियो में। और मतलब उस टाइम मतलब ये था ही नहीं कि मतलब भविष्य में हम लाइफ टाइम में एक साथ ही रह जाएंगे। अच्छा, मतलब लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ था, ऐसा कुछ और नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे काम में बिजी, वो अपने काम में बिजी। वो आई स्टूडियो में, उसने गाना गाया, चली गई। तो प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करते 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 हम ना मतलब काफ़ी जानने लगे। और उसके बाद फिर और रिकॉर्डिंग्स ऐसे काम चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे ना भाई ना मतलब वीडियो का काम करते हैं छोटे, क्या नाम है? सनी और रवि। वो ना शूट पे बाहर चले गए और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन माही को रिकॉर्डिंग पे आना था, उसको पता नहीं था। मैंने उसको बोल रखा था कि रिकॉर्डिंग है परसों, और वो आ गई। मेरे को इतना बुखार हो रखा था कि मेरे को अचानक, मेरे को पता भी नहीं था कि इतना हो जाएगा। पहले हल्का था, बुखार तेज हो गया। अब वो मुझे दवाई दे रही है, वो कर रही है। क्या बात है, ये फिल्मी सीन हो गया नहीं? वो ध्यान रखते 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 उसने ना अपने घर पे फ़ोन कर दिया कि मम्मी यहाँ पे ना सर की तबीयत ख़राब है और यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं कल आ जाऊँ। तो उसने मेरा ख्याल रखा 1-2 दिन तक। ओके। फिर वो घर पे चली गई अपने। उसके जाने के बाद मैं ठीक तो हो गया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उल्टा बीमार हो गया। मलेरिया से लवेरिया हो गया। हाँ, और मतलब एक वो क्या बोलते हैं, वो जैसे फिल्मों में आशिकी दिखाते हैं, ऐसा पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। मैं काम में भी बिजी था। तो मैंने माही को मैसेज कर दिया एक दिन, माही अपने घर तो आजा। बोली मैं अपने घर ही तो हूँ। कहाँ है तू? अपने घर? कौन से कमरे में बैठी अच्छा, है? डायरेक्ट हाँ। मैसेज? तो हमारी ऐसे बात होते 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 मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जैसे लव यू बोलते हैं, प्रपोज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके। मैंने सीधा बोल दिया हम ना साथ ही रहेंगे। अच्छा। तो उसने कहा डन। मतलब जब आपने बोला तो हाँ, मतलब एक होता है ना, दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि यार सामने से क्या रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ था? पता नहीं, वो शायद कहीं, जैसे बोलते हैं ना 2 दिन का प्यार होता है, वो वहाँ शायद वो धड़कन बढ़ सकती है। उस टाइम पता नहीं कि मुझे डर नहीं लगा, मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल ही था, बिल्कुल नॉर्मल। और माही आ गई और हमने 2-4 दिन में शादी कर ली। और फिर उसके बाद इतनी तबाही शुरू होगी ना। सब बोले कि ये तो 2 दिन का नाटक है, ये है। बहुत सारे इल्ज़ाम उस पे लगे, बहुत सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगे। कौन था, मतलब फैमिली की तरफ से या कहीं फैमिली किसी में से? नहीं, मतलब बाहर से, अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में। ओके। तो काफ़ी परेशान होना पड़ा। और फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो लोग, जो हमारे मतलब ज़्यादा जो क्लोज़ होते हैं, जो हमारी फैमिली तक भी होते हैं,
उन्होंने काफ़ी मेहनत करके फैमिली को भी एंटी कर ही दिया था। अच्छा, मतलब उल्टा भड़काया उनको। हाँ, पहले फैमिली साथ थी और शादी के बाद एंटी हो गया था मामला सारा। क्या रीज़न क्या था कि मतलब कास्ट अलग अलग थी इसलिए, या मतलब कहीं ना कहीं लोगों को एक माइंड में रहता है कि नहीं, कई सारे आर्टिस्टों के साथ क्या हुआ था कि उनकी ना लव मैरिज के बाद मतलब कि उन पे उल्टा गलत केस लग के और वो सक्सेसफुल नहीं हुई उलझ मैरिज। गए थे, हम्म। मेल आर्टिस्ट। और कहते कि भाई लड़कियां तो ऐसी होती है, इल्ज़ाम लगा देगी इस पे हम्म। और तुम्हें लूटना पड़ेगा, वो करेगा, कल को कुछ भी बोल देगी। तो कहीं ना कहीं मम्मी डर गई थी मेरी। ओके। तो उन्होंने अपना मतलब स्थिरता खो दी थी। और मैंने काफ़ी समझाया मम्मी को, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहते हैं ना कि जब टाइम ऐसा आए तो उस टाइम कोई कुछ नहीं समझता। हम्म। चाहे कितना भी सच बोल लो, सबको वही लोग सच्चे लगेंगे जो नेगेटिव बोलेंगे। एक टाइम ऐसा होता है कि नेगेटिविटी का राज हो जाता है। हम्म। और इस टाइम को मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 से 5 बार जिया है अच्छे से। और अब जब भी मेरे पास ऐसा टाइम आता है ना कि नेगेटिविटी का राज हो गया, मैं बिल्कुल एक्टिविटी बंद कर देता हूँ अपनी। और यही बेस्ट होता है कि कुछ भी ना करो ऐसे शांत टाइम। हो जाओ। हाँ, अगर नुकसान भी हो रहा है ना तो उसको होने दो बस। क्योंकि अगर हम हाथ पैर मारेंगे तो ज़्यादा होगा फिर। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो वक्त पे छोड़ दो, वक्त अपने आप खुद जवाब देता है। बस टाइम स्पेंड हो जाता है, बीत जाता है टाइम। जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं उस चीज़ के प्रति, उसको दबाने में, उसको बर्बाद करने में, वो लोग थक जाते हैं बस। उस वक्त क्या फील आ रहा था जब लोग आपके खिलाफ हो गए थे, आपके वाइफ के खिलाफ बोल रहे थे, आपके परिवार को भड़का रहे थे, तो माइंड में क्या आता था? उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैं नींद से जागूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि मैंने सपने में ऐसे ऐसे देखा है। और मतलब जिसको बोलते हैं ना टोटल डिस्ट्रॉयड और हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा स्टूडियो नहीं रहा, मैं रोहतक आ गया था, रेंट पे रहने लगा था, मेरे पास मेरा कंप्यूटर नहीं था। और उस दौर में जब मेरे गाने हिट थे हम्म। और कहाँ ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और कहाँ मैं रेंट पे एक कमरे में गद्दा नीचे डाल के एक हफ्ता वहाँ पे सोया था। तो एक वो टाइम देखने के बाद बस कान में वही गूंज रहा था कि भाई हाँ, टीआर के गाने भी हिट है और ये देगी इसका पागल बना के जाएगी, वो हो जाएगी। आज मैं उन लोगों को सबको बोलता हूँ, हम्म। बताओ कौन बना पागल। सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान करना था, उन उन लोगों को टाइम ख़राब करना था, मेरे परिवार में फूट डालनी थी। वो उन्होंने बखूबी निभाया और सक्सेस भी हुए थे। पर कहीं ना कहीं हमारी शांति ने और माही की अच्छाई ने इस चीज़ को बनाए रखा। हमारा पहला बेटा हुआ था आतिश। और जब आतिश पैदा हुआ था, उसको पैदा होने से पहले मेरे पास पैसे और सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो हुआ तब तक मैं सब कुछ खो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बैड टाइम यही था कि जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, वो अपने खुद के घर में जन्म नहीं लिया, उसने किराए के मकान में जन्म लिया था। और मतलब जो चीज़ें मैं उसको अवेलेबल करा सकता था, एक अच्छा ट्रीटमेंट बच्चे को जो जितना उसके बचपन में बेस्ट होता है ना, वो नहीं हो पाया था उस टाइम। पर माही ने बहुत मेहनत की, मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। जिसको ये बोलते हैं ना कि उसने मतलब कमेंट से, मैसेज से दुखी होकर उसने अपना सारा सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ डिलीट करके, और हम रात को काम करते थे अपना स्टूडियो में, पूरी पूरी रात हमने अनगिनत रातें सूरज निकलते हुए देखी है। और जिसको ये बोलते हैं ना कि पाई पाई कैसे जोड़ी है, उस टाइम पे जितने भी मेरे जो प्यारे थे ना, अपने थे, जो रिलेशंस थे जो मजबूत थे, जो मुझे अच्छे टाइम में ये लगता था कि साथ देंगे। ये साथ देंगे, जिस पे 100 से भी ऊपर यकीन था कि 100% से ये तो बंदा कहीं जा ही नहीं सकता, उन लोगों ने फ़ोन काट दिया था। और मैंने अपनी इस म्यूज़िक करियर में यही यही सीखा है कि यहाँ जितने भी अपने क्लोज हो, जितने भी भाई हो, भाई काम में ठीक है, हम्म। पर कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करो। वो सब एक टाइम की बात है। अगर आपका बेस्ट चल रहा है ना, टाइम बहुत बेस्ट चल रहा है, तो सब आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपने किसी को हल्का सा भी गलती से भी ये बोल दिया ना कि किसी ने पूछा क्या हाल है भाई, बस यार ऐसे ही चल रहा है, तो वो तुरंत खिसक लेगा वहाँ से। तुरंत साइड में हो लेंगे। हाँ, आज के टाइम पे अगर अपना हाथ भी टाइट है ना, तो और कोई तो पूछे और भाई काम कैसा, भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, वही वही सबसे बेस्ट है।
एक समय आता है ना जब जी। हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे यही करना है, हम्म। तो वो कौन सा टाइम था, कब आपने ये सोच लिया था कि अब मुझे म्यूजिक ही करना है? म्यूजिक प्रोडक्शन का मुझे पहली बार पता लगा था 2010 में। म्यूजिक प्रोडक्शन का हमारे घर के पास में एक डांस एकेडमी थी, तो वो ना एक एल्बम बना रहे थे उस टाइम। और उस टाइम एक गाना बहुत बड़ा हिट चल रहा था, केले ज्वेलर से, विजय वर्मा, राजू पंजाबी सर ने उसका म्यूज़िक किया था। तब उस टाइम की ये बात है। तो वो बोले कि हम ना एल्बम बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं गाऊंगा आपकी एल्बम में। अच्छा। उन्होंने कहा भाई ऐसे थोड़ा ही होता है, पैसे लगते हैं। हम कहा हमने तो इसमें सिंगर्स को पैसे मिलते हैं। हाँ, तो आप मांग रहे हो। तो मेरे को ऐसा भी नहीं था कि मुझे मिले, पर मेरे को ये था कि इस एल्बम में एक चांस मिल जाए मेरे को। और बचपना था, मैं ना मतलब पागल हो गया था बिल्कुल, बस इस एल्बम में गाना गाना, इस एल्बम में गाना गाना। उन्होंने कहा कि लिखना भी पड़ता है ये कर, मेरे को उन्होंने ये बताया था कि लिखना भी पड़ता है खुद ही। अच्छा। तो मैंने गाना भी लिखा था। तो वो मुझे लेके गए थे स्टूडियो में। वहाँ पे मैंने पहली बार म्यूज़िक देखा। घर पे मेरे मन में ये था कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन हो गए, गिटार होगा वहाँ पे, ढोल वगैरह सब कुछ होगा। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक कंप्यूटर था और दो स्पीकर और वो मिडी कीबोर्ड होता है। हाँ। तो मैंने सोचा आते होंगे बाकी लोग। मेरा बेटा, तो वो उसमें म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, फिर मेरे को अंदर लेके गए, बोले गाओ। तो गाया नहीं गया। हम्म। आधा घंटा 40 मिनट कुछ ऐसा ही करते रहे, फिर पानी पिलाया, तो गाया नहीं गया वो मेरे। फर्स्ट टाइम था जब आप माइक के सामने आए थे? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। उससे पहले तो मैंने कभी जागरण में भी माइक नहीं पकड़ा था। वहाँ से ना उन्होंने मुझे सीडी में म्यूज़िक दिया था, हम्म। मैंने घर पे आके प्रैक्टिस की। बाद में जब रीडअप हुआ कुछ दिनों बाद, वो रीडअप भी मतलब इतना बेस्ट नहीं था कि मतलब उसको एज ए सिंगर लॉन्च करे। कुछ लोग मतलब ऐसे ही बोल दे कि भाई मैंने बहुत बढ़िया गा दिया था, ना मैंने कहीं सीखा था उस टाइम। तो उन्होंने ऑटो ट्यून वगैरह लगा के या कंप्यूटराइज मिक्स करके जैसे भी उसको निकाला, तो फाइनली गाना रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद मेरे को बहुत खुशी हुई, मतलब एक ऐसी एल्बम आ चुकी थी। मतलब मैं कुछ दिन पहले ख्वाब देख रहा था कि मेरी एक एल्बम आए और उसमें मेरा कोई गाना हो, जो मतलब मैं कुल मिला के ना एक स्पीकर पे अपना, सुनना चाहते थे? पहली बार मैं खुद की आवाज़ इतने सारे सिंगर्स को सुन के कभी सोचा ही नहीं था कि मैं खुद की आवाज़ को भी ऐसे स्पीकर्स पे सुनूंगा। तो वो हुआ, तो एक लाजवाब जो होता है ना, वो लाइफ का एक बेस्ट टाइम। पेरेंट्स को सुनाया होगा आपने गाने, या आसपास के लोगों को सुनाया होगा कि देखो मेरा गाना है? घर में सबको बहुत पसंद आया। एक हमारे भैया थे डॉक्टर संजय नाम से, उन्होंने मुझे पहली बार ये बोला था कि देखो तुम्हारी ना आवाज़ हिल रही है और तुमने अच्छा नहीं गाया। गुस्सा आया होगा ना उस टाइम? गुस्सा आया मेरे को, वो लगा कि बोला नहीं, ये भैया अच्छे इंसान नहीं है। मेरा गाना है, तुम कह रहे हो कमियां निकाल रहे हो। क्योंकि उस टाइम इतनी समझ ही नहीं थी कि मतलब ये कुछ अच्छे के लिए कह रहे हैं। बस ये लगा कि इन्होंने तो कमी निकाल दी। तो वो गाना याद है, कौन सा गाना था जब आपने पहली बार गाया था? नहीं सच में सॉरी, बिल्कुल भी याद नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि सीडी में था। उसके बाद अगर डिजिटल होता तो मैं उसको सुनता भी। आज भी मैं उसको कई बार ढूंढता हूँ, और शायद उन्होंने वो एल्बम डिजिटल की भी नहीं आज तक। अरे। मैं तो खुद तरसा हुआ हूँ कि मैं कभी उनसे मिलूँ तो वो गाना मांग लूँ, हाँ, और वो यूट्यूब पे भी नहीं है। क्योंकि पहली चीज बड़ी खास होती है। हाँ जी। तो ये कब हुआ कि जब आप प्रोफेशनली आपने मतलब आगे बढ़े और ये कर लिया कि हाँ अब मुझे ये करना है? प्रोफेशनली मेरा म्यूज़िक में जाने का 100% श्योर था कि मुझे जाना ही है। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी बैकअप नहीं था कि मतलब मैं कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद सकूं या कुछ भी कर सकूं। एक चीज़ मैंने सीख ली थी वहाँ से कि ये म्यूज़िक कंप्यूटर पे ऐसे, बनाया जाता है। और वो मेरे माइंड में सेट हो चुका था बिल्कुल। अब मैंने इसी चीज़ को, मैं बार बार वहाँ जाने लगा स्टूडियो में। उसी स्टूडियो। हाँ। तो जब बताया उन्होंने सर ने कि ये इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे होते हैं वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें मतलब जितनी भी चीज़ें आगे आ रही थी ना, वो हर एक चीज़ ना हौसला तोड़ने वाली ही थी। वो बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को ठान लो ना, तो वो चीज़ें आपको मिलती मिलती है। और मैं आज भी मतलब मेरे याद है, जो हाथ से जो एक वो साइकिल चलाने वाली होती है, हाँ। मैं उससे जाता था कम से कम 7-8 किलोमीटर। अरे। और जब मैं थक जाता था तो रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे या कहीं भी रोक लेता था, और ऐसे सांस फूली रहती थी। तो कई बार है ना, मैं घबराहट में, मेरा माइंड है ना अजीब अजीब सी चीज़ें सोचता रहता है खुद ही कि ये। नेगेटिव थॉट्स भी आते थे उस वक्त कि यार क्या कर रहा है तू, मतलब क्या होगा क्या नहीं नहीं, होगा? नेगेटिव थॉट्स तो नहीं आए, कि नेगेटिव थॉट्स भी एक उम्र के बाद ही आते हैं, बचपन में नहीं हाँ, आते। उस टाइम तो जोश होता है बल्कि ना। हाँ, बस मैं यही सोचता था कि ये तो इम्पॉसिबल है,
ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि ये इंस्ट्रूमेंट तो कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर जैसे तैसे हमने ना एक मेहनत करके और मतलब इधर उधर से काम देख के, और कुछ मेरे पापा ने मुझे एक कंप्यूटर दिला दिया था बस एक। हम्म। फिर एक समाल का में ना, एक वीर स्टूडियो होता था पहले वीडियो एडिटिंग के लिए। वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना म्यूज़िक की फील्ड को, आज भी मैं बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि आपका जो भी टारगेट है, आप हमेशा अपने टारगेट पे ना बिल्कुल स्ट्रेट मत रहो। कई बार ना वहाँ तक जाने के रास्ते दूसरे भी होते हैं, हमेशा एक ही रास्ते से सीधा नहीं जाया जा सकता। तो मैं ना वीर स्टूडियो पे जो अपने जो शादी की एल्बम होती है वो एडिटिंग करने लगा, क्योंकि एडिटिंग मेरे को ज़्यादा आसान लगा और उन्होंने मुझे सिखा भी दिया। तो एडिटिंग से ना मैंने कुछ पैसे कमाए थे, जिनसे मैंने धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट अपना एक एक जोड़ने शुरू किए। सबसे पहली जो पेमेंट आई थी लगभग कितनी होगी वो? सबसे पहली मेरी पेमेंट देखो, मुझे ना 70 रुपये पर डीवीसी, पहले आज के टाइम पे कैमरे में चिप डलती है, हाँ, पहले पहले डीवीसी आती थी। डीवीसी होती थी एक, उसको डीवीसी बोलते थे, वो कैसेट टाइप की कुछ होती है। तो वो 70 रुपये एक डीवीसी एडिट के मिलते थे। और कितना टाइम लगता था उसे एडिट करने में? मैंने स्टार्टिंग में तो एक दिन में एक ही की थी, बाद में मैं एक दिन में चार चार पाँच पाँच करने लगा, तो स्पीड स्पीड बढ़ते बढ़ बढ़ते। गई, हाँ। हाँ जी। तो ऐसे धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट मैंने एक एक लाया अपना, और अपने रूम में ही हमने एक ऐसे बनाया था रिकॉर्डिंग कैबिन के, हमने ना 2 खाट खड़ी करके और अच्छा। उसके ऊपर रिजाई डाल के, ताकि रिफ्लेक्शंस उसके जो होते हैं रिवर्ब को काटने के लिए वो जुड़ जाए। तो वहाँ पे ना हम कुछ ना खराब खराब से गाने बना के ना 2-4 बच्चे खुश हो रहे थे। अच्छा, उस टाइम ना एल्बम होती थी ना, तो एल्बम पे ना आर्टिस्ट के नंबर होते थे। हाँ। ये मेरे लिए एक डरावना पल था कि मैं जब किसी आर्टिस्ट को कॉल करता था ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कि सर मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, तो कई बार ना वो गाली दे देते थे, अच्छा। तेरे को नंबर किसने दिया मेरा, और दोबारा फ़ोन मत कर दिए। तो मैं हम्म। तो बच्चा था, डर गया। तो हम्म। मेरे को अब कॉल करने में ना डर लगने लगा। तो मेरे को ना ऐसा लगा कि अब क्या करूं मैं ये गाने बना के। ऐसा थोड़ा ही था कि पहले इंस्टा पे डाल लो या डिजिटल कर लो, हाँ, कुछ था ही नहीं पहले बस कुछ। रिकॉर्ड किया और रखे अपने कंप्यूटर में। एक दिन मेरे को मेरे चाचा जी के घर पे ना गाने सुन रहे थे, वहाँ पे एक एल्बम रखी हुई थी, उस पर नंबर था मंजीत पांचाल। मैं डर रहा था, तो मैंने फिर भी सोचा कि नंबर मिला लूँ। हम्म। मैंने वो नंबर डरते 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 मिला दिया। तो मंजीत सर से बात हुई, बोले हेलो कौन? भैया मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। जैसे उन्होंने बेटा बोला ना मेरे को, वो सुनते ही मेरे को एकदम से ना मेरी वो जो थकावट है वो उतर गई। दूर हो गई। हेजिटेशन। एकदम लंबी सांस हो गई, और जो मैं नहीं बोल पा रहा था मैंने वो उनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। तो बोले बेटा मेरा तो है ना यहाँ पे है, अपना रोहतक में स्टूडियो है, आप आ जाओ और देख लेंगे कैसे क्या गाते हो। तो मैंने बता दिया कि भैया मैं ना आ नहीं सकता, आप कभी भी इधर पानीपत तरफ शूटिंग करो ना, पानीपत में मेरा पहला स्टूडियो था। आप यहाँ पे शूटिंग करो तो आप मुझे बताना, मैं पानीपत में मिलूँगा। जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे चल नहीं पाऊँगा वगैरह वगैरह, तो वो ना इमोशनल हो गए मंजीत भाई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चल बेटा मैं तेरे से मिलने आऊँगा कभी ना कभी। उन्होंने ये बोल दिया कभी ना कभी। उनका पूरा 1 से 1.5 महीने के बाद मेरे को कॉल आता है, और वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, बहुत बड़ा सरप्राइज था कि एक ऐसे सुपरस्टार जिनको मैं इतने बड़े बड़े गानों में टीवी पे देख रहा हूँ, उनका कॉल आ गया। जब उनका कॉल आया, बोले कि मैं आ रहा हूँ मिलने। अच्छा, मैंने पूछा कब आओगे भैया? वो बोले मैं कल आ रहा हूँ मिलने। ओके। हमने घर में मम्मी को बोला, वो मम्मी उनके लिए खाने पीने की चीज़ जो भी है हाँ। घर में बना के पूरी तैयारी करे बैठे थे हम। तो वो बोले कि आ रहा हूँ मैं कल। कल हमने उनको कॉल किया, भैया कहाँ रहे? बोले बेटा सॉरी मैं आ नहीं पाऊँगा, और मेरी गाड़ी का वो हो गया, कुछ रास्ते में उनको पता नहीं टायर फटा या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगी उनको। अचानक से वो बोले कि चल मैं आ रहा हूँ, दोबारा कॉल करके 10 मिनट बाद। अच्छा। वो सच में आ गए और बिना गाड़ी के आए। अरे वाह। मंजीत भाई कहते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट बताते हैं कि पुराने जो आर्टिस्ट है ना, वो सबसे मतलब पुराने आर्टिस्टों में सबसे पुराने ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी। नहीं तो कह ले बसों में आते जाते थे। सभी लोग बस में। तो जब वो आए ना, उनसे पहली बार मिला मैं,
और उन्होंने मेरा सेटअप देखा। ऐसे एक 2.1 स्पीकर होते थे जो नॉर्मल कंप्यूटर पे लगे होते थे। कोई गाना नहीं सुना उन्होंने मेरा। मैंने कहा अभी आप सुन लो, तो बोले बस मैं तेरे से मिलने आया हूँ और मुझे लगा कि तू ज़िंदगी में कुछ करेगा। जब मैंने अपना पहली बार स्टूडियो सेटअप किया तो मेरे सबसे पहले हिट भी उन्हीं के साथ थे। ओके। और आज मेरा उनके साथ मतलब इतना अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल मतलब जैसे सगे भाई होते हैं ना। अब तो कभी कभी तो उनका मेरा झगड़ा हो जाता है, नाराज हो जाते हैं। एक एक महीना आपस में बात नहीं करते, कहते हैं दिल भूल गया मैं, छोड़ो। तो उनके लगभग जितने भी गाने हैं सभी में मेरी वॉइस है। क्या बात है। तू तक तूतिया, हाँ। इतना हेली पे आइए, चाला, जितने भी गाने। एक बार तो क्या हुआ कि उनका कोई फैन स्टूडियो में आ गया गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए। उनको सबको ये पता है भाई मंजीत पांचाल गाते हैं। तो म्यूज़िक तैयार हो गया तो मेरे को बोले कि मंजीत भाई की जाता हूँ गा दे गाना। तो मैं माइक के सामने रिकॉर्डिंग कैबिन पहुंचा तो उनके जो फैन थे जो गाना करवाने के लिए, वो उनके कान में बोले, मुझे बाहर से माइक में सुन गया, गुरुजी क्या करवा रहे हो आप, गा दो ना, ये नाच करेगा गाने का। वो बोले ओ भाई वो सारी इसी की आवाज है। कई बार सिंगर को या बैक स्क्रीन रहते हैं उनको जो लोग कम जानते हैं, जो ऑन स्क्रीन ज़्यादा दिखाई देते हैं, लोग सोचते हैं शायद यही सिंगर है। ये तो देखो आज के टाइम पे तो ऐसे बहुत सारे सिंगर भी हैं जिनके गाने बहुत बड़े हिट है, लोग उनको जानते हैं। लेकिन जैसे ही उस सिंगर की आवाज़ पे कोई एक्टर आता है ना, तो पता नहीं क्यों लोग डिस्क्रिप्शन चेक क्यों नहीं करते, या मतलब ये नहीं देखते। और एक थोड़ा देखो धोखाधड़ी अपनी इंडस्ट्री में भी है। ओके। आप एक चीज़ देखोगे कि गाया किसने। हम्म। आज के टाइम पे यूट्यूब से भी बड़ा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया है। और इंस्टाग्राम पे एक आर्टिस्ट आईडी होती है जो हमेशा सिंगर की होती है। उसके लिए हमें खुद को रोना पड़ता है गाने गा के, एक एक साल बोलते रहो। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं मेन लीड में, या तो उनकी आईडी मिलेगी। आप हरजीत दीवाना लगा लो, उनके कितने सारे गाने हिट है, लेकिन आर्टिस्ट आईडी उनकी नहीं है। तो ये क्यों होता है कि जैसे राइटर है, राइटर को रॉयल्टी मिलती है, हाँ। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर जो होते हैं म्यूजिक कंपोज करते हैं उनको मिलती है, लेकिन सिंगर को रॉयल्टी नहीं मिलती। सिंगर की रॉयल्टी हमने सुना है वैसे कि अभी है, और ये चीज़ें चलो धीरे धीरे होगी, रिवील होगी, अभी सामने आएगी। सोनू निगम जी ने भी इस पे काफ़ी सारा, हम जैसे देखते रहते हैं, काफ़ी बवाल हुआ है सिंगर की रॉयल्टी लेके। और लता मंगेशकर जी ने भी सिंगर की रॉयल्टी ली थी, ऐसा मतलब मैंने कई क्लिप्स में देखा है। तो जब इतनी बड़ी देवी सिंगर है, देखो उनके बारे में तो कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद वो अभी यहाँ अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में नहीं स्टार्ट हुआ है। और रॉयल्टी में भी देखो ना काफ़ी घपला हुआ है। जैसे जैसे कि जब एक राइटर की और म्यूज़िक कंपोज़र की या पब्लिशर की अभी 3 लोगों की रॉयल्टी है। जब रॉयल्टी नाम की चीज़ हरियाणा में आई ना, देखो यहाँ के जो आर्टिस्ट है ना वो दिल से आर्टिस्ट है, माइंड से आर्टिस्ट नहीं है। माइंड से मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा चतुर चालाक नहीं है। और आर्टिस्ट होता भी देखो दिल का ही है। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ शातिर लोगों ने जब इसको पता किया ना रॉयल्टी का चक्कर क्या है, बहुत दिनों तक तो ऐसा हुआ कि म्यूजिक कंपोजर को या राइटर को उनकी रॉयल्टी मिली ही नहीं, वो कोई दूसरे ही खा गए। अच्छा, मतलब उन तक पहुंचने ही नहीं दिया वो। अभी भी बहुत लोगों को रॉयल्टी नहीं मिल रही है। मेरी खुद की रॉयल्टी, मैं आपको बताऊं, मेरे 100 मिलियन के कम से कम जब 50+ गाने यूट्यूब पे थे ना, आप मेरी रॉयल्टी सुन के हैरान हो जाओगे। मेरी रॉयल्टी आती थी 205 रुपये, 100 रुपये, Oh my कभी 300 रुपये। मेरा इस चीज़ में सबसे ज़्यादा साथ मेरी वाइफ ने दिया, माही, जो खुद एक बहुत अच्छी सिंगर है। उसने, अच्छा वो क्या करती है कि अपना ऐसे नहीं करते, मैं बहुत बड़ा आलसी आदमी हूँ। वो मेरे को कहते रहते हैं कि आप ये करो, आप उसको कॉल करो, उसको बोलो, नहीं तो मैं करूँगी। तो कई बार ना वो कॉल कर देती थी कि आपने इनका नाम, इनका क्रेडिट अच्छे से नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं शुरू शुरू में तो उसको भी कई बार डांट देता था, माही तुझे क्या ज़रूरत है किसी से बहस करने की,
अब कोई तुझे मन माने कैसा उल्टा बोल दे कि तुम्हें क्या मतलब है वगैरह वगैरह, फिर वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो झगड़े बढ़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं उसको ना इन चीज़ों से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसने मुझे बिना बताया ना कई सारी चीज़ें ठीक करी, और वो चीज़ें ठीक होते 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 मतलब इतना है कि मेरी रॉयल्टी बढ़नी शुरू हो गई। बढ़नी शुरू, ओके। पहली बार जो ढंग की रॉयल्टी आई थी, शायद जिन लोगों की बहुत मोटी रॉयल्टी आई है वो इसको देख के हंसे, मतलब कि हाँ भाई ये इसको ढंग की बोल रहा है, पर मेरे लिए तो ढंग की थी ना, कहाँ 200 रुपये थे। पहली बार मेरी जो ढंग की रॉयल्टी आई थी वो 33,000 रुपये आई थी। अरे वाह। मैं एकदम हैरान हुआ हो गया, मगर ये इतनी भी आती है क्या? 33,000 रुपये आते हैं क्या? हाँ। और ये रॉयल्टी आ क्यों नहीं रही थी? क्योंकि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, म्यूजिक कंपनियां हैं जो, जितने लेबल्स है, उन्होंने किसी ने भी ढंग से है ना डिजिटल पे या कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया। मतलब अपना ही क्रेडिट डाल देते वो लोग। मतलब एक लिखना होता है जैसे म्यूजिक कंपोजर तरुण पांचाल, कहीं भी क्रेडिट मतलब डिजिटल पे नहीं दिया दिया। ही नहीं है। हाँ, और अपना नाम डलवाने के लिए अभी भी ऐसी कई सारी कंपनी है जिनको नाम डलवाने के लिए, अपना खुद का ही नाम डलवाने के लिए या अपनी आर्टिस्ट आईडी लगवाने के लिए, सीधा सा सिंपल सा है भाई ये काम मैंने किया है, उनको लिखने में क्या जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखाधड़ी है ये आर्टिस्ट के साथ। उनका देखो कुछ ना कुछ तो फायदा है ना उनका भी, कहीं ना कहीं वो या तो इस रॉयल्टी को किसी और तरीके से अपना कहीं रजिस्ट्रेशन करके वो निकाल रहे हैं, उसको कुछ तो कर ही रहे हैं। नहीं, एक बात होता है ऐसी कोई चीज़ कि आपके काम भी ना आए और मेरे काम भी ना आए और वो खाली ऐसी पानी में जा रही है, ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में ये करते हैं कि जहाँ पे म्यूजिक लेवल की बात आती है, जी ठीक है, तो वहाँ पे उस जो रियल आर्टिस्ट डिजर्व करता है उसका नाम ही नहीं देते वहाँ पे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा गलत मेरे को लगा। देखो जैसे पंजाब में होता है ना, जो पंजाब का एक आर्टिस्ट एक दो गाने आने के बाद उसके जो एक लाइफ स्टाइल होता है ना, अगर हरियाणा में सिर्फ सिर्फ अगर आर्टिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाए ना, मैं कहता हूँ उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर किसी बंदे के 10 मिलियन या 20 मिलियन भी व्यूज़ है ना, और उसको हर जगह उसको प्रॉपर क्रेडिट मिल जाए, ये पता लग जाए कि भाई ये गाना इसने गाया है, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। यहाँ तो लोगों की इज्जत जब तक भी नहीं होती भाई इसके 20 गाने हिट हो गए तब भी कोई नहीं जानता। भूखे शेर ऐसे बैठे हैं कि मतलब आगे से आगे जाके रास्ता काट देंगे और वो मतलब नुकसान ही करेंगे। मैं तो सीधा बोलता हूँ कैमरे पे कि जो लोग आर्टिस्ट को काटने की सोचते हैं ना कि इसको यहाँ से काट लिए बचा ले, भाई ये तुम्हारा फायदा ही होगा। अगर ना काटो तो जो आज कमा रहे हो ना उससे 20 गुना ज़्यादा कमाओगे। शायद यही रीज़न है तरुण भाई कि जो आर्टिस्ट पहले कंपनियों में सॉन्ग लेके जाते थे, जी उनको ना तो पेमेंट मिलती थी, जी ठीक है, जैसे सुशीला जी ने बताया कि एक बैग दे देते थे और 1100 रुपये दे देते थे, ठीक है, और उसी वजह से आर्टिस्ट ने उन कंपनियों में जाना बंद करके अपने खुद के चैनल बना लिए। हाँ बिल्कुल। ये लेकिन जितने ज़्यादा चैनल हो, हर हर आर्टिस्ट का अपना अलग चैनल, इससे ना कहीं देखो आर्टिस्ट को और कंपनी को दोनों को ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए एक जो चाहिए ना, बिल्कुल बूस्ट चाहिए, वो हर एक आर्टिस्ट नहीं लगा पाएगा। राइट। जिसके पास है बैकअप, जिसने बना लिया या पीछे से था या जिसने अपने म्यूजिक से कमाया है, वो इस चीज़ को कर लेगा। लेकिन एक नया आर्टिस्ट, उसको कंपनी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगी बिल्कुल। और वो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब आप म्यूजिक करते हो जी तो जिस तरीके से एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाना शुरू करता है, उसके जी जहन में कुछ ना कुछ बना होता है कि मैं ये बनाने वाला हूँ, तो क्या आपके माइंड में भी कुछ ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा म्यूजिक बनाने वाला हूँ, या जब म्यूजिक बनाते हैं धीरे धीरे माइंड में आता है कि ये ऐसा करूँ, ये ऐसा होना चाहिए? जैसे कोई भी इंसान जब अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उनको ये लगता है कि मतलब एक डर सा रहता है, और उम्र में आगे बढ़ते बढ़ते काम करते करते कि एक्सपीरियंस हो जाता है ना। मुझे आज भी जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, आज भी वैसा ही डर लगता है कि मतलब ये पता नहीं क्या बनेगा। और जब तक चेहरे पे स्माइल नहीं आती, जब तक वो कुछ बन ना जाए, और आसपास जो लोग बैठे हैं जिनका प्रोजेक्ट है, जब तक उनके चेहरे पे स्माइल ना आ जाए कि हाँ हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, तो माइंड में ही वैसे मेकअप हो जाता है। एक इमेजिन करने की शक्ति लगा लो, उसको ऐसा लगा लो, तो कंप्लीट साउंड मुझे पहले सुनता है कि ऐसा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा, फिर उसको ढूंढते रहना वैसा ही कुछ साउंड, और फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना, तो तब जाके कहीं ना कहीं पहुंचता है। और कई बार क्या होता है कि म्यूज़िक 4 से 5 घंटे में भी बन जाता है, और कई बार बिल्कुल सिंपल म्यूज़िक हफ्ता हफ्ता तक भी नहीं बनता। हाँ। बहुत परेशानी होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई म्यूजिक बनाया
बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे हों, और लास्ट में आपको लगा कि हाँ यार अब आखिरकार बन गया, और वो आपने किसी को सुना यार, सबने लगा नहीं यार मज़ा नहीं आया। ये तो बहुत बार होता है। ये कभी होने वाली चीज़ है, बहुत बार होता है। हाँ। लेकिन एक एक गाने की घटना ऐसी है, तू तक तूतिया गाना बहुत बड़ा हिट है। राइट, 200 मिलियन कुछ व्यूज उस पे, हाँ, 200 मिलियन, 215 मिलियन आई हाँ। थिंक। तो जब वो गाना हम बना रहे थे ना, तो मंजीत भाई ने मेरे को बोला कि एक गाना करते हैं, तू तक तूतिया। अच्छा, मैं बोला कि करते हैं ना 1-2 दिन में। तो बोले कि मैं ना मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जाके और आते हुए ना बस ये गाना करेंगे स्टार्ट। अब उनका कॉल आया मुझे रात को एक दिन, वो मुंबई से ही कॉल कर रहे थे। बोले भाई करवा दिया तन्ने तो नुकसान करवा दिया। मैं बोला मैं क्या हुआ? बोले अपना गाना तो चोरी हो गया। मैं क्या चोरी हो गया? मैंने तो अभी तक बनाया भी नहीं, चोरी कैसे हो गया? उन्होंने कहा अभी देख व्हाट्सअप पे, उन्होंने मेरे को फोटो भेजी। फोटो पे सोनू सूद, प्रभु देवा डांसर, उनकी मतलब तू तक तूतिया करके उनकी एल्बम थी, तो पता नहीं मूवी थी मूवी उनका। आई थी, हाँ, मूवी आई उनका थी। गाना आ गया। हाँ, उन्होंने बताया, मैं कहा भाई एक बात तो चोरी कैसे हुआ फिर? ये तो एक वर्ड पुराना, ही है। हाँ हाँ पुराना गाना है। हाँ। तो नहीं, बोला भाई ये पता क्या है, मैंने कई महीने पहले सोच के रखा था और अब ये रिलीज़ हो जाएगा, अब मैं बताऊँ क्या करूँ? तो उनका तो रिलीज़ हो ही गया था। मैं बोला कि रात को ही आ जाओ आप। तो अच्छा। वो रात को ही आए और मैंने ना पीछे से ट्रैक बनाना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड हो गया, सारी चीज़ हो गई। सुबह ना एकदम से लाइट गई 5 बजे और वो रिकॉर्ड हो गए, मिक्स मास्टर सब कुछ डिलीट एकदम, अच्छा। सब एकदम टोटल डिलीट। और उन्होंने वो गुस्से में बड़ी प्यारी प्यारी गाली देते मैं और मैं उनको देखता रहता हूँ बस हमेशा। और वो बोलते बोलते कि पड़गी शांति, ये हो गया वो हो गया। मैं हमें हंसी आ गई एकदम, सारे हंसने लगे। और स्टूडियो से बाहर जाके अब मंजीत भाई का चेहरा इमेजिन करके हम पीछे से ऐसे बोल रहे यार वो आदमी खतरनाक हो रहा है, ज़्यादा उसके सामने जाना ठीक नहीं। बोले कैसे तो शांत करो। वहाँ क्या करे भाई। हम गए, मैं ऐसा चेहरा लटका के, भाई आपको एक बात बताऊँ फ़ायदे की? बोले बोलो भाई, अब तो तुम्हारी सुनूंगा। भाई गाना ना सच में बढ़िया नहीं बना, तो ठीक डिलीट हो गया, हम दोबारा करेंगे। वो बोलना शुरू किया उन्होंने, ये क्या कह रहे हो, वो क्या कह रहे हो, गाना बढ़िया था। भाई आप 20 मिनट का टाइम दे दो, आप जो कहोगे वो मंजूर है, अब बस आप 20 मिनट का टाइम दे दोगे एक बार दोबारा बनाने का। हमने 20 मिनट में दोबारा सारी रिदम तैयार की। अब अंदर आए, उनकी आदत है ऐसे ऐसे करने की। हाँ बिल्कुल। अरे यार मज़ा तो आ रहा है। तो जब वो हमने दोबारा किया, और दोबारा जो यूट्यूब पे अभी रिलीज है वो हाँ। मिक्स नहीं है। अच्छा। मैंने उनको वैसे नींद आ गई और ऐसे जल्दबाजी में ऐसे बोल दिया ये मिक्स हो गया, और आप इसको उन्होंने ले जाके शूट कर दिया और रिलीज हो गया। और वो पहला गाना ऐसा था कि इतना स्पीड से हमें 10 दिन बाद वो डीजे पे सुन रहा था, मतलब अरे हर वाह, गली में। हाँ। और जब वो गाना डीजे पे चला ना, जब हमें शांति पड़ी कि भाई बच हिट हो गए गया। इस राक्षस से हम। तरुण भाई, जी कि जैसे हमने कोई सॉन्ग मेहनत करके बनाया जी। और उस गाने से हमें बहुत उम्मीद होती है कि यार ये तो बस बवाल काट देगा, हर जगह वायरल हो जाएगा, और वो बना, और जब बनता है तो वो उससे जितना हमें उम्मीद होती है वहां तक जाता ही नहीं है, फ्लॉप हो जाता है। ऐसे तो देखो कई सारे गाने रह जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उनका मुझे इतना दुख होता नहीं, हम्म। क्योंकि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया ही चाहते हैं। और मैं तो हर एक प्रोजेक्ट से ये चाहता हूँ कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट भी अच्छा चले, ये भी चले। कभी ऐसा सोच के बनाया नहीं कि भाई एक काम है उसको नॉर्मल कर दिया। लेकिन हमेशा सारे गाने तो हिट नहीं होते। ठीक बात है। तो एक हिट गाने के पीछे पूरी टीम वर्क, और आज के टाइम पे तो प्रमोशन वगैरह लोगों के सामने लेके आना, खाली अच्छा गाना बनाने से ही हिट नहीं होता, उसको लोगों के सामने लेके आना ज़रूरी होता पहुंचाना है। जरूरी है किसी तरीके अगर से। आपका एक एवरेज भी गाना है कि बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रहा, बहुत अच्छा मिक्स भी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको इतना प्रमोशन लगा दिया और दिन में 10 बार आपको स्क्रॉलिंग में वही गाना सुन रहा है, तो ऐसे भी लोगों के ज़बान पे चढ़ जाता है और पसंद आने लग जाता है गाना लोगों को। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं कि मतलब जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो नहीं चल पाए, लेकिन उनसे इतना दुख नहीं होता। ज़्यादा दुख मुझे उन प्रोजेक्ट पे होता है कि जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा, लगभग लगा लो कि हफ्ता हफ्ता बैठ के मेहनत की। और जब हमें एक प्रोजेक्ट पे हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन मेहनत करते हैं ना, तो सच बताऊं उसमें ना जेब से लगाने वाली बात आ जाती है। उसमें हमने कुछ कमाया नहीं होता। कई बार ये हो जाता है पैसे से ना, मतलब मोह हट जाता है कि
हाँ ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको तो कर दूं। अपना और काम भी ऐसे पेंडिंग पड़े जहाँ से मतलब इनकम होनी है, मैं उन काम को भी अपना छोड़ के उस काम को करता हूँ ना, और फाइनली वहाँ पे जाके क्रेडिट नहीं मिलता। मेरा एक लास्ट में टैग होता है, इट्स टीआर म्यूजिक, गाना जब खत्म होता है। हाँ। बहुत सारे गानों में प्रोड्यूसर्स ने उस पे भी कट लगवाया है, और जब वहाँ पे वो कटता है ना, और हम वो फ़ोन करते हैं और वो फोन नहीं उठाते। फ़ोन नहीं उठाते, तब मन में ये आता है कि जालिमो क्या, चलो मेरे साथ तो कर लिया, हाँ। एक कहीं जाके आगे जवाब भी देना होगा ना इस चीज़ का। राइट राइट राइट, ठीक बात है कि लालच लोगों का इतना बढ़ गया है कि मतलब आगे का कुछ सोचते नहीं कि। ये समझ नहीं आया कि मतलब वो नाम ना देना और या टैग काट देना, उससे उनको क्या फ़ायदा होता होगा। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं होता, ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं मतलब ऐसा कहूँ कि स्पेशल मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। खासकर जो नए कई बार स्ट्रगलर म्यूज़िक कंपोजर्स आते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उनकी धुन लेके कोई और अपना नाम डाल देता है। ये सबसे गंदा मेरे को जो काम लगा, ये सबसे गलत है। और बात चल रही है गानों की, सपना चौधरी के साथ भी आपके सॉन्ग्स आए हैं। हाँ, मेरे काफ़ी सारे गाने हैं उनके साथ, और सबसे पहला मेरा जो गाना था उनके साथ, बदली बदली लागे, हाँ। चंडीगढ़ जावन लागे। मंजीत है उसमें। नहीं, विक्की काजला अच्छा, उसमें विकी है। काजला उसमें है, हाँ राइट। जी। हाँ हाँ। ये गाना भी 2 बार रिलीज हुआ था। अच्छा। बदली बदली लागे 2 बार रिलीज होता। ये मेरे से पहले रणवीर कुंडू भाई ने गाया था, और कोई बात ऐसी हो गई थी उस टाइम कि ये गाना रीडब करना पड़ा था, और शायद मुझे रीडब नहीं करना चाहिए था। ओके। एक दबाव था, उस दबाव में कर दिया, पर उसमें मतलब मेरी गलती नहीं थी। किस तरीके का दबाव था, मतलब किसने दबाव डाला था चेंज करने के लिए? ये गाना हमने रणवीर कुंडू सर के लिए बनाया था, वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार था मुझे काफ़ी तेज़, और उन्होंने कहा कि मुझे मिक्स दे दो गाना। तो गाना मैं उनको मिक्स नहीं दे पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको है ना मैकवी के पास मिक्स कराऊंगा। मैकवी सर का ना उस टाइम में बहुत बड़ा फ़ैन था, अभी भी हूँ उनका बहुत बड़ा फ़ैन। उस टाइम पे मतलब ये उनसे बड़ा ना टेक्निकल, आज के टाइम पे तो बहुत सारे लोग हैं, पर उस टाइम ना मैकवी सर से ऊपर टेक्निकल कोई भी नहीं था। हम्म। और जब उन्होंने कहा कि मैकवी सर के पास मिक्स कराएंगे, तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो मेरी साउंड बहुत अच्छी निखर के आएगी, और मैंने डाटा दे दिया। फिर वो रणवीर कुंडू सर ने ना कहीं और मिक्स करा दिया, और उसमें उन्होंने मेरा नाम हटा दिया बीच में से। अच्छा। हाँ, जो टीआर म्यूजिक बीच में आता है, हम्म। गाना ये बंटू सिंगल ने लिखा था। तो जब गाना उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया, तो बंटू मतलब बचपन से ही ये लगा लो, उसका जो बचपन था वो मेरे साथ ही था। बंटू ने मुझे कहा कि सर ये गाना आप गाओ, और मैं इसको दोबारा रिलीज़ करूँगा। मैं बोला बंटू ऐसे किसी के साथ बहस नहीं करते, और मेरे को देखो, मैं सच में इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। तो बंटू मेरे से नाराज़ होकर चला गया, और फिर बाद में बंटू के घर से मुझे कॉल आया कि भाई ये आपकी बहुत इज्जत करता है, आपको बड़ा भाई मानता है, गुरुजी मानता है, और ये कहता है कि गुरुजी ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और मेरा गाना में नाम कट गया, और उनका खुद का भी कट गया, और वो गाना नहीं गा रहे अब। तो वहाँ पे मैं एक वो ऐसा प्रेशर आ गया था, एक धर्म संकट जिसको बोल सकते हैं कि। इमोशनली। हाँ, तो मैं बोला, मैं कहा चलो आ जाओ बंटू। मैंने वो गाना गा दिया, और वो डरते डरते ही गाया, मेरा मूड नहीं था उसका गाने का, क्योंकि मेरे को रणवीर सर के साथ बहस करनी ही नहीं थी। हाँ। तो रणवीर सर ने भी नाम नहीं काटा, वो भी पता नहीं कैसे कह रहे कि मतलब किसी और ने काट दिया, कैसे काटा। कुल मिला के उस गाने में जब वो रिलीज हुआ, हमारा नाम नहीं था मिक्स के बाद, ओके। और यूट्यूब पे भी नहीं था। फिर जाके मैंने वो गाना गा दिया, तो बंटू ने ये गाना ले जाकर मिंटू काजला जी को दे दिया, जो विक्की काजला के बड़े भाई है। उन्होंने विक्की काजला एंड सपना चौधरी कास्ट करके और गाना रिलीज रिलीज कर कर दिया, दिया। और वो रिलीज होते ही बिल्कुल धमाल हुआ, और हमारी पर्सनल जिंदगी में भी कुछ धमाल हुआ। क्या हुआ था? वो सब वो तो। काफी सारी तो उनकी दूसरी टीम से धमकी आ रही थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर मैं तो उस टाइम पीछे ही हट गया था। मैंने बंटू भाई को बोल दिया था, देखो भाई मैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब आप देखो। तो फेसबुक पे हमारे खिलाफ काफ़ी सारे पोस्ट थी। तो उस टाइम मतलब ज़िंदगी में पहली बार
ये हम टीवी में देखते थे ना कि आर्टिस्ट को ऐसे कलाकार को गाली भी पड़ती है, ऐसे बुरा टाइम, वो मेरा पहला ही था, पहला और आखिरी। उसके बाद मैंने नुकसान कर लिए अपने बहुत बार, लेकिन मैंने कभी किसी से, जैसे ये मोटो गाना है, हाय रे मेरी मोटो, अरे मेरी फोटो, हाँ। ये अजय हुड्डा भाई ने ये 3 जगह बनवाया। अच्छा। सबसे पहले गौरव के पास बना था, GR मेरा छोटा भाई है, सगा भाई, तो वहाँ पे बनवाया। फिर बोले कि वो तरुण तेरी आवाज़ में अच्छा लगेगा, बना दे। मैं तो गौरव से बात हुई, गौरव बोला कर लो भाई, आप कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम तो दोनों भाई है, सगे भाई हैं, हम आपस में कर लेंगे, तो गाना हमें तो आपस में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। तो इस पे भी मैंने 2-3 दिन लगातार मेहनत की। बाद में उनको आइडिया आया होगा कि मैं दिलेर से डब कराऊं। दिलेर की और मेरी तो वैसे भी दोस्ती बहुत अच्छी है। मेरा दिलेर के साथ लीलो चमन बहुत बड़ा हिट है, जो माही ने और दिलेर ने गाया था। बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। हाँ जी। तो दिलेर भाई के साथ तो मेरी बहुत अच्छा एक प्यार जिसको बोलते हैं वो था। तो उनको जैसे आइडिया आया, पता नहीं उनको शायद म्यूजिक पसंद नहीं आया या, लेकिन एक वो खुली बात होती है ना, अगर वो सच में मुझे कहते हैं ना कि तरुण अच्छा नहीं लगा, तो मैं 2 बात कहता, हम एक बार और ट्राई एक करें। बार और ट्राई करें, राइट। और वो अगर सेकंड ट्राई भी मेरा खराब जाता या उनको पसंद नहीं आता, देखो मैं खराब तो नहीं बोल सकता, वो सामने वाले को पसंद आने वाली बात है। अब कुछ लोगों को भाई गुलाब का फूल अगर ना ही पसंद होगा, तो ये थोड़े वो खराब है, बिल्कुल ठीक बात है, अपना टेस्ट अलग अलग होता है सब। सबका अलग है। उन्होंने जाके अमन जाजी के पास रिकॉर्ड किया। अमन जाजी भी मेरे स्टूडेंट है। ओके। हाँ, अमन जाजी, जब मैं रोहतक 2017 में शिफ्ट हुआ था, तो अमन जाजी ने वहाँ मेरे पास म्यूजिक सीखा था। ये जो अमन जाजी और मुकेश जाजी दोनों ब्रदर हैं? नहीं, ये मुकेश जाजी अमन जाजी के चाचा है। अच्छा। तो अमन जाजी के पास गया। अमन ने भी मेरे को मतलब ऐसे फ़ोन करके, बल्कि अमन को पता था कि भाई ये सॉन्ग कर रहे हैं ये। सर के पास है ही गाना। तो जैसे मैंने मेरे भाई से पूछा, शायद अमन को भी मेरे से पूछना चाहिए था फ़ोन करके, तो मेरे को थोड़ा हाँ रिस्पेक्ट फील होती। हालांकि मैं अमन को यही बोलता कि कर ले, हाँ ठीक बात है। अब मेरे से छोटा है, देखो मेरे पास तो रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह है। आपसे सीखा उन्होंने म्यूजिक? मैं उसको बिल्कुल अपने बेटे की आतिश की तरह ही मानता हूँ। और वो है भी, मतलब काफ़ी कूल नेचर है। ओके। चलो, बचपना लगा लो उसका, वो छोटा, वो कुल मिला के। लेकिन कहीं ना कहीं एक फील आता है ना कि मैंने सिखाया और मेरे साथ ही धोखा हाँ, हुआ। उस टाइम तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा, फिर टाइम के साथ ये हुआ, चलो भाई बच्चा ही है, हमें तो देखो लाइफ टाइम यही सोचना पड़ेगा, बच्चा है चाहे। अब तो खैर वो भी मिच्योर हो गया। तो तब ये गाना जब रिलीज हुआ ना, तब मेरे को बहुत गंदा फील हुआ था कि मतलब इस पे मेरी मेहनत लगी थी और इन्होंने मुझे बताया नहीं। एक बार बता के करते, कोई बहस थोड़ी है, मैं किसी को पकड़ के थोड़ा ही बैठूंगा कि ये गाना भाई मेरे ही पास करो, नहीं तो करो मत। अगर आप किसी से भी काम करा रहे हैं और हमें वहाँ पे लग रहा है कि ये नहीं निकल पा रहा वैसा, तो ऑनेस्टली बोलने में कुछ नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी जब ये सॉन्ग रिलीज हो गया तो उसके बाद में अमन जाजी से बातचीत हुई कि क्यों किया ऐसा? हाँ, होती रहती है बात। क्या आंसर क्या आया था? वो बस ऐसा ही हंसी खुशी का माहौल रहता है, अरे सर हंस पड़ते, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। वो तो वो बड़ा प्यारा बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है बहुत। और मुकेश भी बहुत अच्छा बच्चा है। मुकेश मेरे बहुत, ये कहते हैं ना, अजीज मित्र। हालांकि हम मिलते कम है, पर जब भी मिलते हैं बहुत प्यार दोनों में रहता है। अमन ने भी बहुत मेहनत की है म्यूज़िक सीखने में। वो आज बिलियंस के उसके गाने आए हैं, तो मतलब वैसे नहीं, उसने बहुत मेहनत करके पहुंचा है लड़का। पूरी पूरी रात उसने बैठ के म्यूज़िक, मैं जैसे रात को काम करके मैं सो जाता था, तो मेरे ही सेटअप पे वो काम करता था। तो जब मैं सुबह सो कर उठता था, तो वो मुझे काम करते ही मिलता था। और दिन में जितनी बार भी मैं स्टूडियो में बैल बजाऊं, तो एकदम से आ जाता था, हाँ जी सर बताओ, मैं कुछ भी, अमन ये ला दे, अमन वो ला दे। तो मतलब वो सेवा में भी था। और मेरे को यही नहीं पता वो सोया कब है 2 साल में। तो सपना चौधरी की बात चल रही थी, तो जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई, हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस था वो? उससे पहले हमने सपना जी को स्टेज डांस पे देखा था। और उनका मैंने एक ही गाना देखा था जब तक, एक बैरन के नाम से गाना था। वैसे उनके और भी बहुत सारे गाने थे, पर मैंने एक ही देखा था। और सेकंड सॉन्ग उस टाइम ना, उनका ना मतलब जैसे बोलते कि आगमन हुआ था बिल्कुल, बस वो आए थे बिल्कुल इंडस्ट्री में, और उन्होंने हर तरफ है ना तहलका मचा रखा था। तो हमें ये था कि हाँ भाई सपना चौधरी है, और मतलब उनके सारे गाने हिट ही होते हैं। हाँ। तो अब ये बदली बदली कर रहे हैं।
तो हम नजफगढ़ में मिले थे आयुष्मान फार्म पे। तो ऐसा रहता है कि माइंड में भाई जब भी हम किसी स्टार के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसे होंगे, पर वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कोई स्टारिज्म नहीं दिखाया? नहीं, वो बिल्कुल सामने से आके उन्होंने मतलब मैं तो उनसे शायद उम्र में छोटा हूँ बड़ा हूँ पता नहीं, पर उन्होंने सामने से आके सर नमस्ते, आओ आप अंदर क्या खाओगे वो करोगे, मतलब वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट करने वाली बात, वो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। आज भी उनका फ़ोन आता है ना, जैसे मैं उठाता हूँ ना कॉल, हाँ जी बोलने से पहले उनका सर नमस्ते आता है, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मगर एक विकी काजला सर ऐसे है। देखिए, टैलेंट की हमेशा कदर होती है, जो जिसके अंदर टैलेंट है वो सर हो जाते हैं। तो विक्की सर तो मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो स्टूडियो में आके ना ऐसे पैरों की तरफ हाथ करते, सर नमस्ते, सर आप ऐसे क्यों करते हो, मैं उनको बोलता हूँ, बोले अरे सर मैं आपके ओहदे की इज्जत करता हूँ, सारे ऐसे होते तो तरुण भाई, पता है क्या, आपकी उम्र को ना जज कर पाना वैसे मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, आपका चेहरा जो है मासूम है, ठीक है। लेकिन चेहरे पे बियर्ड है तो उससे थोड़ा सा वो भी लगता है। तो चलो आज पॉडकास्ट में आप बता ही दो कि आपकी उम्र है कितनी। मेरी 32 एज है, और अभी एक वाइट भी आ गया बाल, एक ही आया अभी। तो अब मतलब अब लोग ज्यादा सर कह के बुलाने लग जाएंगे। हाँ, वैसे भी मुझे ना बचपन से ना मिच्योर लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद है। मैं मतलब कम उम्र के बच्चों में काम करके खुश नहीं हूँ। जैसे अभी हमारी एंट्री पे ये बात हुई थी कि जगबीर राठी सर, हाँ। जब मैं उनके साथ मैंने बोगा भगत की, मैंने उनके साथ डबिंग की, तो बहुत मतलब हमारा एक दीपक कपूर सर, विक्की काजला, तो जितने भी मतलब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हम उनको बोल सकते हैं, तो उनके साथ ना मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट हूँ, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जो पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, जो जूनियर्स है उम्र में कम है, जो पता नहीं बात सही है गलत है, पर मुझे बुरा लगता है जब कोई छोटा बच्चा, और ब्रो क्या हाल है, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों चुप जाता है। तो शायद कुछ लोगों को ये मेरी ये बात अजीब लगे कि भाई इसको सीनियर रहना पसंद है, पर मैं एक अदब भी मानता हूँ, देखो, जरूरी भी है, देखो है ना। रिस्पेक्ट जरूरी है। हाँ। अरे क्या हाल है, और ब्रो सुना दे तू, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। मैं स्टूडियो में पहले ना बहुत लोगों को ना बोल देता था कि भाई आपकी उम्र क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं आप ही, तो जब मैं उनको ये बोलता ना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो उनका रिप्लाई भी था यार तू तो बुरा मान गया। ये बड़ा मतलब। तो मेरे को ना मतलब बड़ा अजीब लगता है, तो मैंने ना अब जब मेरे को कोई ये कहता है ना कि और ब्रो कैसे हो, तो बढ़िया ब्रो। फाइनली देखो कितने सारे लोग होंगे, किस किस को बोल सकते हैं। एक चीज़ ये देखी है कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सपना चौधरी हैं या मीनाक्षी पंचाल, बहुत टाइम हो जी गया उनको जी जी काम जी। करते हुए, या सुशीला ताखर हैं, तो उनमें बहुत अदब भी है, पुराने आर्टिस्ट सारे ही अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट मतलब, देते हैं। हाँ सर कह के, जितने भी अपने इंडस्ट्री में पुराने आर्टिस्ट है वो सारे सारे बेस्ट है सारे। लेकिन जो अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं जो 18 साल 20 साल उम्र जिनकी है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा उतने मैच्योरिटी से पेश नहीं आते, उतनी अदब नहीं, से पेश इनमें नहीं भी आते। बहुत सारे आर्टिस्ट मेच्योरिटी से पेश आते हैं, लगभग वो लोग मेच्योरिटी से पेश नहीं आते जिनको बिना मेहनत करे ऐसे ही ऐसा ही अचानक से मिल कई गया। बार कोई गाना किया और उनका तुक्के से हिट हो गया, हम्म। ना टैलेंट होता ना कुछ होता, ऑटो ट्यून लगाई गा दिया, बेतुके लिरिक्स, बेतुकी बातें, जहर ही तो फैल रहा है मार्केट में। अभी जैसे, हाँ, जहर से याद आया, अभी बहुत बड़ा बवाल हुआ था बदमाशी के गानों को लेकर। हम्म। बहुत सारे, हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ आता था, मासूम दादा ऑन टॉप। ठीक है, कहीं गजेंद्र फोगाट की रील्स वायरल हो रही हैं, कहीं मासूम शर्मा की रील वायरल हो रही हैं, बदमाशी गानों बैन लग रहा है, बहुत सारे लोगों के गाने डिलीट भी हुए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या वाकई में ये हुआ है या कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, क्या लगता है? देखो कंट्रोवर्सी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये था कि गाने कुछ मतलब हदों को पार तो कर ही रहे थे। गाली गलौच आ रहा था उसमें। हाँ, और मासूम भाई ने खुद भी बोला है कि भाई अगर गाने बदमाशी के डिलीट हो रहे हैं तो मैं सरकार के साथ हूँ। उन्होंने तो कोई एंटी बात भी नहीं की कि भाई मेरे गाने डिलीट मत करो, ये है वो है, तो इनमें क्या गलत है। उन्होंने मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमेशा जितनी भी उनकी वीडियो आई, हमने वीडियोस देखी, सब में यही बोला है उन्होंने कि भाई अगर इससे समाज का सुधार हो रहा है तो मैं साथ हूँ। राइट। तो कहीं ना कहीं फिर इस बात से यही लगता है कि वो भी मानते हैं कि भाई इन गाने से गलत मैसेज जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो बदमाशी के गाने हैं वो सिर्फ हरियाणा में तो नहीं बन रहे, पंजाब में बहुत बन रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के जितने गाने रहे थे, वो कहीं ना कहीं उसमें गन कल्चर दिखाई दे रहा था। या बॉलीवुड की अगर बात करें, जब ये एनिमल मूवी आई थी,
ठीक है, देखो, उसमें भी बहुत सारा वायलेंस मुझे दिखाया गया है। मुझे जो पर्सनली लगा ना, मुझे ये लगा कि देखो बदमाशी के जो गाने हैं वो बॉलीवुड में भी बहुत सारे थे। और जैसे एक खलनायक मूवी संजय दत्त की काफ़ी सारी मूवी थी, उसमें ना एक बदमाश को कभी सीधा बदमाश नहीं दिखाया गया। उसमें क्या दिखाया कि पहले एक शरीफ इंसान होता है, उसके साथ कुछ गलत होता गलत है, हुआ। फिर वो हालातों के साथ लड़के बदमाश बन जाता है, और फिर जब वो इतना बड़ा बदमाश हो जाता है ना कि वो उसको प्रशासन भी नहीं रोक पाता, उसको कोई ना कोई मार देता है। हमेशा हमने विलन को, चाहे वो हीरो ही था, हमने विलन को मरते हुए देखा है। अंत अच्छा नहीं होता मतलब। अंत अच्छा नहीं होता। बॉलीवुड ने भी यही मैसेज दिया कि भाई विलन जो होगा उसका अंत अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब विलन से लेके आए हैं, लेकिन उनको आखिरी में मार दिया। और पब्लिक में यही मैसेज गया है आखिरी में कि भाई गलत रास्ता है या गुंडागर्दी अच्छी नहीं है। लेकिन बॉलीवुड में तो ये सही मैसेज मिल गया, लेकिन हरियाणा में नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर कोई बदमाशी के गाने कर रहा है तो वो हीरो ही है। हाँ ठीक बात है। इसका एक कोई एंड तो लेके आओ। मैं तो यही चाहता हूँ भाई, बदमाशी ये गाने हैं तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए कि भाई ये बंदा बदमाश कैसे बना, और इसने इतने सारे गलत काम कर दिए भाई। तेरा यार ये कर दिया करे, वो कर दिया करे, बंदे मार दिया करे, और प्रशासन पीछे ला दिया करे, तो ऐसा वो तेरा यार ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि तरुण भाई की जो हरियाणवी गानों में दिखा रहा है ना, पुलिस वालों को इतना हल्के में ले रखा है। गानों में दिखाते हैं कि पुलिस वाले भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, गानों के अंदर दिखाया जाता है। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तब उनको समझ में आता है कि वाकई में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो जो आम लोग होते हैं ना, बिल्कुल वो हमेशा से ना सिनेमा को फॉलो करते आए हैं। जैसा हीरो पहनेंगे वैसा वो पहनेंगे, राइट। जैसी वो बाइक रखेंगे ऐसी वो रखेंगे, हेयर स्टाइल तक सब तेरे कुछ, नाम का बहुत वायरल हुआ सब था। कुछ कॉपी होता है। तो एटीट्यूड भी कॉपी होता है। अगर हम हवा में जहर फैला रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा परिवार सांस नहीं लेगा, बिल्कुल। या जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो लोग इसमें सांस नहीं लेंगे। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जहर अगर ना ही फैलाया जाए तो बहुत अच्छा है। तरुण भाई, जैसे आप म्यूजिक करते हैं तो आपकी वाइफ भी सिंगर है, जी और फीमेल्स भी आती होंगी आपके स्टूडियो में। जी। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ ना कुछ पंगा पड़ा हो, या कहीं ना कहीं वाइफ जो होती हैं इस सिंगर को नहीं बुलाना, या कोई और सिंगर को कुछ मतलब कहीं ऐसी कंट्रोवर्सी या समथिंग, कोई ऐसी दिक्कत आई हो। देखो, माही में ना एक खासियत है कि वो ना अपने लिए हमेशा बाद में सोचती है और पहला मेरे लिए सोचती है। जब भी हम कोई गाना कंपोज करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब वो गाना मैं गाऊंगा। अच्छा, मेरे लिए फर्स्ट है ना सॉन्ग को अच्छा बनाना होता है। राइट। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मैंने गाए खुद, और फिर मैंने एक दूसरे सिंगर से गवा दिए जब मुझे अच्छा लगा कि ये ज़्यादा अच्छा इसकी गाएगा। आवाज़ शूट करेगी। हाँ, या फिर ये ज़्यादा अच्छा गा सकता है, मेरे से ज़्यादा बेटर है, ये इसको करेगा। अब पता नहीं वो स्टार्ट से ऐसी थी या मेरे साथ रह के उसने ये चीज़ सीखा, पर कुल मिला के उसमें ये चीज़ है। जैसे एक गाना बताता हूँ, देव कुमार देवासर के साथ हुआ था, जो पानी लावे निकल निकल में, उसके भी 100 मिलियन व्यूज़ है। तो ये गाना देव कुमार देवासर ने गा दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि तरुण माही को भेज माइक के सामने और गवा दे। मतलब वो मूवमेंट मुझे आज भी ऐसे याद है कि माही ने एक लाइन गाई और बोली मैं 1 मिनट के लिए बाहर आऊँ, मैं आ जा। मतलब इसको ना अन्नू मैम ज़्यादा अच्छा गाएगी, जिनको सब ए के जट्टी नाम से जानते हैं। का ध्यान। हाँ। पुराने लोग अन्नू का ध्यान जानते हैं, आज के लोग ए के जट्टी नाम से जानते हैं। राइट राइट। तो मैं माही पक्का? बोली हाँ, क्योंकि वो रागनी में एक्सपर्ट भी है। और मैं नहीं माही तू अच्छा तो गा रही है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं देवासुर का ऐसा ना लगे कि भाई माही अनकॉन्फिडेंट होगी, उससे देख ले कल को तेरा ही नुकसान है भाई, इसने तो खुद गाना छोड़ दिया। ये ऐसे पॉजिटिव वैसे लगभग कोई करता नहीं नहीं वैसे। सोचेगा। हाँ। ये सोचेगा लगभग कि भाई इसे गाया नहीं गया होगा। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार डब करा के देखो। और मुझे ये पक्का श्योर है कि वो इसको इतना बेहतर गाएगी कि हिट होगा गाना। और मैं भी ये चाहती हूँ कि गाना हिट हो, चाहे मैंने गाया हो या किसी और ने गाया हो, हमारे स्टूडियो का गाना हिट हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी शाम को उनको बुला लिया, अनु जी को, तो उनसे गाना गवाया, रिकॉर्ड कर लिया हमने और मिक्स करके दे दिया। अब मेरे माइंड में था नहीं कि भाई गाने का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। गाना आया, रिलीज़ हुआ, खुद माही ने उसको इतना सपोर्ट किया, मतलब उस गाने को कि उस पर इतने सारे, तब तो टिकटॉक था, अब तो टिकटॉक बैन है, इतनी सारे टिकटॉक वीडियोस बनाए और वो गाना हर जगह इतना चला, इतना चला। पर उसका मतलब ऐसा
जो वो सोच रही थी ना कि मतलब भाई मेरे को ये एक कोई ये बोलेगा हाँ भाई इतनी ऑनेस्ट है भाई, ये अच्छा फैसला लेती है, वो मेरे अलावा वो किसी ने ऐसा मतलब नहीं बोला नहीं किया, उसको। हाँ, हाँ, ओके। बाद में कई बार ना अच्छे फैसले लेके पछता भी जाती है माई। और बहुत सारी सिंगर्स के साथ ऐसे काम करते रहते हैं, पर कई बार सिंगर्स को लग जाता है कि भाई, मुझे बोल देती है कई सिंगर्स के माही जी को बोल दो कि ये स्टूडियो में अभी ना रहे या अंदर चली जाए। अच्छा, हाँ, रीजन? पता नहीं वो रीज़न उनके माइंड में ही होगा, शायद वो अनकंफर्ट होते होंगे। और मैं यहाँ पे मैं थोड़ा फंस जाता हूँ, और कि मतलब मैं अब माई को ऐसे कैसे बोलूँ कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अंदर चली जा। ये तो वाइफ वाला दिमाग जाग उठता है फिर कहीं ना कहीं। वो चली भी जाएगी, कुछ बोलेगी भी नहीं, पर मुझे महसूस होता रहेगा वो चीज़ें। राइट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब सबको ये पता लगे कि वो कितनी ऑनेस्ट है। हम्म। और मैं खुद कितने सारे सिंगर्स के साथ काम करता हूँ, जैसे शिवा चौधरी का सबसे पहला हिट गाना मेरे साथ ही आया था, ओके। सबको भुला दूंगी एक पल में, हिंदी सॉन्ग था। वो भी गाना 100 मिलियन है। अरे वाह। पता नहीं क्यों सारे मतलब अगर सरस्वती किसी को अपना गाना 100 मिलियन तक पहुंचाना है तो टीआर म्यूजिक में जाए, वहां पे नहीं, बस रिकॉर्डिंग सरस्वती कराए। माता की पूजा करें और अच्छे लोग मिल जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे भी मिले पर अच्छे लोग मिल जाते हैं। शिवा भी इतनी अच्छी है कि वो हम तक पहुंची, हमारे लिए भी अच्छा है भाई, इतनी खूबसूरत आवाज़ हमारे स्टूडियो में आई। खुद भी खूबसूरत है। हाँ, तो सभी खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत है भाई। देखो, दिल खूबसूरत होना चाहिए इंसान का, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। चेहरे तो बदलते रहते हैं, क्या बात है, है क्या ना। बात है। लॉकडाउन में जब हमने उनका गाना किया था, 10 गाने किए थे। शिवा के? हाँ, ओके। उनके सारे हिंदी गाने थे, पार्थ म्यूजिक पे आए थे। प्रदीप सोनू जी आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं, पर उनके चैनल पे मेरे बहुत सारे गाने हैं। तो हमने सोचा नहीं था कि भाई ऐसे किसी एकदम से नई सिंगर का, तो तब भी माही मेरे साथ थी। हम्म। और जब हमने स्टूडियो में लिपसिंग की, तो अब स्टूडियो में लिपसिंग के लिए तो मतलब माही ने उनका सिवा का मेकअप भी किया था। अच्छा। अगर वो उसके मन में ऐसी कोई बात होती, भाई मेरे स्टूडियो में ऐसी दूसरी सिंगर क्यों गा रही है, राइट। तो वैसा थोड़ी करती। तो मतलब साथ में कैमरा डायरेक्शन भी करवाती है, इस साइड से कर लो शूट, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आप वीडियो देखोगे तो यूट्यूब में हम शिवा और मैं एक साथ बैठ के लिपसिंग कर रहे हैं, और बिहाइंड द कैमरा माही भी है, नहीं दिख रही, राइट, राइट, राइट। किसी को नहीं दिख रही, पर वो वहीं मेरे पीछे ही खड़ी है, मेरी पावर, मेरी बैकबोन, मेरी सपोर्ट बन के। कहीं ना कहीं एक तरीके से हाँ। देखा जाए तो जो माही हैं वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा सोचती हैं, मतलब हाँ जी, हाँ कि जी। म्यूजिक चाहे स्टूडियो के लिए ले लीजिए या सॉन्ग्स के लिए ले जी लीजिए, जो चीज़ प्रोफेशनल है जी। और जो चीज़ अच्छी है उसी को ही आगे बढ़ाओ। वो स्टारडम के बारे में नहीं सोचती, वो पॉजिटिवली आर्ट सोचते के हैं। बारे में सोचती है कि इस तस्वीर को इतना खूबसूरत कैसे बनाऊं। राइट। उसको ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं यहाँ पे अपना पैर फंसा दूं वगैरह वगैरह। ये भूख ना हमारी नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का स्टूडियो है, हमारी तो म्यूजिक की फैक्ट्री है, हम कभी कितने भी गा गाने, सकते, कभी भी है कर ना। सकते हैं, हाँ। तो ये चीज़ें तो वो लोग सोचेंगे, मतलब जिनको कभी कभी गाने का मौका मिलता हो, है ना। अच्छा तरुण भाई, कभी ऐसा हुआ कि आपने मतलब किसी कोई नया लड़का आया हो आपके पास, नया बच्चा आया हो, जी। सर मुझे काम सीखना है, हम्म। आपने उसको सिखाया भी, क्योंकि आप भी उस दौर से गुजरे हैं कहीं ना कहीं कि कोई आप भी ढूंढ रहे थे कि कोई मुझे सिखाए, आगे बढ़ाए। तो आपके मन में है कि हाँ ठीक है, मैं किसी ने मेरी हेल्प की थी तो आज मैं किसी की हेल्प करता हूँ, तो आपने उसको सिखाया, लेकिन आगे चलकर उस बंदे ने आपके साथ अच्छा नहीं किया हो, कोई ना कहीं मतलब गलत करने की कोशिश की हो? गलत तो, गलत सही तो पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, लेकिन मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो? काम तो बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 15 से ज़्यादा लोग सीख के निकले स्टूडियो से। और अभी भी लोग स्टूडियो में मतलब म्यूज़िक मेरे पास सीख ही रहे हैं। और पुराने में जैसे जो आज के टाइम पे जिनका अच्छा नाम है, जैसे अमन राजगिल मेरे स्टूडेंट हैं। हाँ। अमन जाजी मैंने बताया था, वो मेरे स्टूडेंट हैं। एक आंसू मोरखी है, वो मेरे स्टूडेंट है। खुद मेरा भाई गौरव जी आर, वो भी मेरा छोटा भाई है सबसे, वो भी। लेकिन इसमें ज़्यादा यही होता है कि मतलब पहले चेहरे कुछ और होते हैं, फिर बाद में देखो कुछ और होते हैं, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उन्होंने मेरा नुकसान किया, ये किया, लेकिन जहाँ फ़ायदा हो सकता था वो भी नहीं किया। ओके। हाँ, मतलब जितना लॉयल्टी से मैं उन बच्चों के काम आया हूँ ना, कि
जब मैं एक टॉप पे बैठा हूँ और उन्हें ज़रूरत थी तो मैंने मेरा बेस्ट दिया है। और जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, कि लगा लो कि भाई ऐसे, कल ही मैं किसी का स्टेटस देख रहा था, किसी ने लिख रखा था कि सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। तो मुझे सलाह सब ने दी, लेकिन साथ नहीं दिया। ऐसे कई बार जिक्र कर लेते हैं, भाई है वो भी सारे के, ऐसे कर रहा हूँ भाई अभी ये दिक्कतें। और अब मैंने वहीं से तो थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ, वहीं से तो मैंने सीखा था कि किसी को मत बताओ कि मैं परेशान हूँ। हाँ। कई बार भी ऐसा होता था कि मैं उनके सामने जिक्र कर दूं कि मैं ऐसे परेशान हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई वो सपोर्ट करे तो कि हाँ भाई वो बच्चा ट्रेंडिंग में है आज वो है। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोलैब। एक बार मेरे दोस्तों ने मेरे से बहुत ज़्यादा जिद कर ली थी कि आपके स्टूडेंट है, ये है, टॉप पे चल रहे हैं, ये है, आपको कोलैब करना चाहिए, आपको कोलैब। मैं नहीं यार, अगर मना कर दिया तो कैसा लगेगा। मैं उम्र में और एक्सपीरियंस में बड़ा भी हूँ, और छोटा मना करेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, मैं टूट जाऊँ। तो उन्होंने ना मेरे साथ है ना थोड़ी सी ये जोर आजमाने वाली बात कर ली। अरे भाई यार कैसी बात कर रहे हो आप, नेगेटिव सोचते हो, पता है आपकी कितनी इज्जत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो तो खुद ऐसे डर रहे होंगे कि कभी सामने से वो टोके और तुम उनको धमका ना दो कि तुम क्या करोगे। तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर कर दिया। तो मैंने, मेरे उनका नाम नहीं लूँगा, दो मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स जिनका टॉप पे नाम था, दोनों को टोका था कि अभी ना भाई भगवान ने मेहरबानी कर रखी, तुम्हारा बेस्ट चल रहा है, मेरे को गाना करना तुम्हारे साथ। तो उन्होंने खुल के मना कर दिया था। कि नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल मना कर दिया था, बोले कि ये ऑडियो कर देंगे, आपको दे देंगे, आप करवा लियो, रिलीज जा कराना। क्यों भाई, मुझे ऑडियो बनानी नहीं आती, तुम्हें खुद मैंने सिखाया, तुम क्या ऑडियो बना के दोगे क्या मुझे। नाम बताना चाहेंगे हाँ उनका? तुमसे उन सबको पता है। तो खुल के बोल दीजिए कौन है वो। नहीं नहीं, सबको पता है। ओके। बिल्कुल ऐसे, बस मैं आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन इंडस्ट्री में सबको पता है। फिर मैंने अपने दोस्तों को भी कहा, मगर देखो आज मैंने तुम्हारी मान के और कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन पे, अपने अहम पे ठेस पहुंचाई है। आज के बाद कोई मुझे कुछ भी सलाह देगा तो मैं इस चीज़ में तो अपनी मानूंगा बस। बिल्कुल ठीक बात है। और पछतावा है उस बात का, हर रोज़ होता है, और नहीं टोकना चाहिए था मुझे। अच्छा, बहुत सारे नए नए लोग आते होंगे स्टूडियो में कि हमें गाना गाना है, हमें रिकॉर्ड करना है, और आपने देखा कोई आया गाना और आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में यार कहाँ फंस गया मैं। मैं बोल देता हूँ सीधा, मैं सीधा बोल देता हूँ भाई तुमसे नहीं नहीं गाया जाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और आजकल तो ना मतलब ऐसा हो रहा है माइंड कि मतलब लोग ऑटो ट्यून करके कैसे कैसे करके, मतलब मेरी भी कभी ऐसे स्टार्टिंग हुई थी, पर मुझे पता है कि उसका कुछ हुआ थोड़ा ही था गाने का। वो एक बस हौसला बढ़ाने के लिए ठीक था। लेकिन जब तक अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, जब तक वो एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को दिखा ना सके, उसमें आर्ट हो ही ना, तो तब तक उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आप एज ए सिंगर मार्केट में आना चाह रहे हैं या एज ए एक्टर आना चाह रहे हैं, अगर पैसे हैं तो लगाओ, बर्बाद होके चले जाओ। लेकिन अगर प्रॉपर काम करना है, स्टे करना है, स्टेबल रहना है और अपना दबदबा बनाना है, तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए और आप सीख कर ही आओ। बिल्कुल ठीक बात है। जी अच्छा, जहाँ ऑटो ट्यूनिंग का बार बार जिक्र आ रहा है, जी तो हरियाणा में आपके पास साथ बहुत सारे सिंगर्स ने जी गाना गाया, आपने काम किया है। जी। तो एक्चुअल में ऐसे कौन से सिंगर हैं जिनको आप मानते हैं कि हाँ यार ये सिंगर वाकई में टैलेंटेड है और इसको सुर ताल की नॉलेज है? मेरे एक फेवरेट सिंगर थे, आज वो नहीं है दुनिया में, जो विदाउट ऑटो ट्यून, उनके बहुत सारे गाने हैं। ओके। और उनके साथ काम करना एक ख्वाब ही रह गया, राजू पंजाबी सर, आपने पहले ही सोच लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% आ गया था वो मतलब। मतलब ये समझो कि उनके गले में सरस्वती माँ थी। बिल्कुल। फिर राज मावर है, और हरजीत दीवाना भी विदाउट ऑटो ट्यून गा सकते हैं। ओके। और मैं खुद भी विदाउट ऑटो ट्यून गा सकता हूँ। और अगर फीमेल सिंगर की बात की जाए तो? फीमेल में मीनाक्षी, मीनाक्षी पांचाल की बात करें? मीनाक्षी पांचाल, मीनाक्षी पांचाल, मतलब उनको बोल सकते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत उन्होंने सीखा है। सीखा है। और ऐसे डीजे के गाने हम सब तो गा ही रहे हैं, लेकिन एक लेजेंडरी सिंगर में अगर हम नाम ले तो वो मीनाक्षी पांचाल का नाम आना चाहिए। दादा लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग गाया उन्होंने। जी देखो, जो बड़ा प्रोजेक्ट था तो उनको याद किया गया, बिल्कुल क्योंकि वो उस लायक हैं और उनमें है वो बात।
एक जो एक आर्टिस्ट में एक आनी चाहिए ना सीख के, मतलब उनको ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके या म्यूजिक के साथ, अगर आमने सामने भी उनको सुन ले तो बस कमाल है। बिल्कुल ठीक बात जी है। हाँ, तरुण भाई, जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। जी। कुछ आर्टिस्ट हमारे फेवरेट भी हो जाते हैं। हम्म। तो अगर बातचीत करें कि बॉन्डिंग की, तो हरियाणवी इंडस्ट्री में किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है? कभी केडी के साथ आपने या काम किया हो, या कोई और ऐसा आर्टिस्ट हो जिसके साथ आपकी बहुत कमाल की बॉन्डिंग हो? मेरा ना मल्टीपल जैसे जॉनर रहा है। केडी भाई का जैसे रैप की तरफ ज़्यादा रहा है, तो कई बार मतलब मेरी इच्छा हुई, एक बार हम बीच में शायद मिलने वाले भी थे, मतलब एक प्रोजेक्ट को लेके, पर उनको शायद ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं रैप जॉनर पे काम कर पाऊंगा, या फिर उन्होंने अभी तक मतलब हमें एक दूसरे को हमें समझने का टाइम नहीं मिला, या मिल नहीं पाए अच्छे से। ऐसे मिले बहुत बार है, पर कभी ऐसे प्रोजेक्ट को लेके, प्रोफेशनली नहीं। हाँ हाँ। प्रोजेक्ट को लेके कभी बात नहीं हो पाई। तो अगर वो कभी मेरे स्टूडियो विजिट करते, हम बाहर मिले हैं कई बार, तो शायद वहाँ उनको मेरे वो खुफियाई चीज़ें जो हम शेयर कर सकते हैं। तो मतलब मैं मल्टीपल ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे जो प्रोजेक्ट देखे हैं वो देखे हैं जो ज़्यादा फोक थे, और वो सुपर हिट भी थे। उनको पता है मेरे गाने बहुत सारे हिट हैं, पर वो उनका जोनर नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि मैं वैसा ही कर सकता हूँ बस। कि मतलब उनको ये लगता है कि आप मतलब जो जी रैप टाइप का जो है वो जी म्यूजिक आपका जी टेस्ट जी नहीं है। जी। ओके। तो उसके अलावा किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग हो? ये एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल आपने पूछ लिया। मेरे जितने भी नए गाने आए हैं ना आज तक, और जितने भी सुपर हिट गाने हैं, वो ज़्यादातर उन आर्टिस्ट के साथ थे जिनका उनसे पहले कोई हिट नहीं था। अच्छा। आप कभी भी, जब भी आपको कभी टाइम लगे, आप यूट्यूब पर देखना तरुण पांचाल हिट सॉन्ग, जितने भी मेरे हिट गाने थे सारे ही वो आर्टिस्ट थे जिनका उनसे पहले कभी हिट नहीं था। ओके। लाइक रेणुका पवार, हम्म। उनका लाइफ का पहला गाना मेरे साथ ही था। कौन सा सॉन्ग था? उनका पहला गाना था सुन सोनियो, ओके। हिंदी गाना था, और वो बहुत चला था। उसके बाद काफ़ी सारे फिर हरियाणवी गाने आए और चले, लेकिन सबसे पहले अगर रेणुका पवार को जानने लगे थे लोग तो उस हिंदी गाने से। और शिवा चौधरी का भी मैंने आपको बताया कि इनका पहला हिट गाना था। रुचिका जांगिड़ के ऐसे थे, ठीक है। उनके सबसे पहले हिट गाने सारे टीआर म्यूजिक में ही ड्यूट में मेरे साथ ही रिकॉर्ड थे। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं मतलब अनकंफर्ट हो जाता हूँ, जो ये बोल सकते हैं एक तरह से बोल कह सकते हैं ना फेम आर्टिस्ट। कहीं ना कहीं मुझे ना बंद के काम करना पसंद नहीं, और मैं चाहता हूँ कि वो एक म्यूजिक डायरेक्टर का जो एक ओहदा है ना। वो बना रहे। हाँ। अब फेम आर्टिस्ट में सिर्फ मंजीत पांचाल ऐसे हैं कि वो मुझे कह देते हैं कि कर ले, अगर उनको पसंद नहीं आया ना प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ भाई आपको क्या पता है, आप अपना वीडियो पे ध्यान दो ना, हम्म। आप क्यों बता रहे हो मेरे को म्यूजिक। तो वो मुझे क्या है कि काम करने देते हैं। राइट। जब एक आर्टिस्ट मुझे ऐसे करे कि तरुण नहीं ये ऐसा करना है वैसा करना है, मेरे प्रोजेक्ट वही कैंसिल हो जाते हैं। मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। जैसे एक पेंटर होता है, जी उसको अगर कोई कहे कि ऐसा बना दो ऐसा बना दो, तो शायद उतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी गाने हैं लगभग सारे बिगनर्स के साथ ही होंगे, और आगे भी यही होगा। अभी भी अपकमिंग जितने प्रोजेक्ट आएंगे तो उसमें या मेरी खुद की आवाज़ होगी, या माही की होगी, या वो आवाज़ होगी जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी होगी। और फिर वो हमेशा के लिए सब सुनेंगे। आपने इतने सारे सॉन्ग्स किए हैं जी जो मिलियंस में गए हैं, राइट? जी। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के मिल के करीब कुछ सॉन्ग होता है कि यार ये वाला जो गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। कौन सा सॉन्ग है वो? मेरे सारे गाने दिल के करीब हैं। कोई ऐसा जो फिर एक आधा जो आपका फेवरेट लगता हो कि वो आप सुना दो आज। मैं हरियाणवी सुनाऊँ या हिंदी बताओ? एज यू विश। चलो एक हिंदी एक हरियाणवी। एक हिंदी एक हरियाणवी। एक किसान के लिए किया था हमने वो गाना। वो पूत कमाऊं फिर बोड़ के लावेगा के ना। इसमें क्या है कि एक किसान के जो दो बैल होते हैं, वो कर्जे में जो कर्ज उनको दे के रखता है, वो बैल को खोल के ले जाता है, भाई कर्ज चुका देना और बैल ले जाना। और बैल को किसान अपने बेटे जितना प्यार करता है, बेटा भी मानता है, बाप भी मानता है कि भाई हम इसकी कमाई खा रहे, और जब उसको प्यार करता है तो बेटे की तरह प्यार करता है। तो वो अपने बैल को ही पूत बोले। वो पूत कमाऊं फिर बोड़ के
लावेगा के ना, मेरे दो बलदा की जोड़ी बिछड़गी मिलावेगा के ना, मेरे दो बलदा की जोड़ी बिछड़गी मिलावेगा के ना। जितने लोगों ने गाना सुना था उस टाइम सबको बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा सच में बहुत अच्छी लाइन्स हैं। हाँ जी, हाँ कमाल जी। गाया आपने, बहुत ही कमाल। पर प्यारी चीज़ लोगों को पसंद कम आती है, ज़्यादातर नाचने कूदने वाली चीज़ें। तो नाचने कूदने वाले दोनों लोगों की के एक लिए, अलग हाँ, चीज़ें हैं, अलग। उनके लिए भी ये मन जीते प्यारी लागे तू छोरी घनी हसीन से, जीते प्यारी लागे तू छोरी घनी हसीन से। फिर फीमेल की है, तेरी झाल डांट ले मजनू एक फौजी गैल मेरा सीन से, तेरी झाल डांट ले मजनू एक फौजी गैल मेरा सीन से। और अभी एक रिसेंटली बहुत ज़्यादा मेरा और माई का ड्यूट गाना है, वो बहुत चल रहा है। फीमेल की लाइन है पहले, आज तक ढंग तै ना बोल्या कदे तू, आज तक ढंग तै ना बोल्या कदे तू, मिले मेरे बालका की माँ तन्ने आई लव यू, क्या बात है। मेरे बालका ये इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोज हर रोज आती है। और कई दादियों की भी वीडियो मैंने इस पे देखी है। मतलब तब ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो मिच्योर लोग तो पसंद करते ही हैं, मतलब बच्चे यंग लोग करते हैं। जब बुजुर्ग भी इस पे वीडियो बना रहे हैं ना, तब अच्छा लगता है कि भाई इतने पुराने लोग हैं और इनको भी हमारा बना पसंद आ गया, तो वो एक बड़ी कामयाबी होती है। सही में सही में कमाल। जब उम्र के बड़े लोग हमारे काम को सराहना देते हैं, तो एक आशीर्वाद सा ही मिल जाता है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बहुत मज़ा आया तरुण भाई बात करके आपके साथ। मुझे भी बहुत मज़ा आया। और सीरियसली हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी मैं पहली यहाँ आने से मुलाकात हो पहले रही है। डर रहा था कि पता नहीं मैं माइक पे इतना बोल पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा गाने का एक्सपीरियंस है, बोलने का नहीं है। चलो आज ये भी एक्सपीरियंस हो गया। तो जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, राइट, जो सिंगर बनना चाहते हैं, कंपोजर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा, जो नए आर्टिस्ट अपने आर्ट को लेके आना चाह रहे हैं। मैं मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कहाँ मैंने धोखा खाया और क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, जिनकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। और अगर मैं ये कर लेता तो बहुत फ़ायदा होता। तो आप लोगों को पहले ही वो चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले किसी पर भरोसा मत करना। आप जो अपने लिए खुद कर सकते हो, जितना कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो अपने लिए कम करो, उससे आपको ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उसी से मिलेगा। और अपना जो बोलते हैं कि अपना पेपर वर्क अपना पूरा करो, और अपना चाहे आपका एक गाना है या दो है, या आप अपने क्रेडिट्स पूरे लो, हर जगह आपका नाम होना चाहिए। और किसी को अपना अपना प्रोजेक्ट जो भी है बिना रजिस्टर्ड करे, अपना रजिस्ट्रेशन पक्का, कहीं आपका चोरी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपना सेफ अपनी चीज़ों को लेके चलो और ख़ुद पे भरोसा करो। और अगर आप में टैलेंट है, रियाज करो, अपने गुरुओं की इज्जत करो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक ओपन हार्ट पॉडकास्ट सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ओपन हार्ट की जब बातें सुनोगे तभी अपना हार्ट ओपन कर पाओगे। तो अपने हार्ट को ओपन करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन भी ऑन कर दो, और अपनी राय अपने कमेंट में ज़रूर लिखो। थैंक यू सो मच तरुण भाई, बहुत मज़ा थैंक आया यू आपके जी, साथ बात थैंक यू, करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट तरुण पांचाल। आई होप आपने इस पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा। आपको इस पॉडकास्ट की सबसे खास बात क्या लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तरुण भाई का ऐसा कौन सा गाना है जो आपका फेवरेट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा ओपन हार्ट पॉडकास्ट। फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू।